अल्लाह के बनाए हुए में कोई नुक्स होता है? जो हमारे यहाँ एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं और डॉक्टर आज का जो है वो उसको चूना लगा रहे हैं। कैल्शियम जो खाई जा रही है, कैल्शियम पता है आपको किससे बनती है? और उसी को ही पीस कर गोलियां बना के कैल्शियम की गोलियां, हम तो उसकी नेचर और फितरत के साथ वहीं से खेलना शुरू कर दिए। सिगरेट मंशियात का गेटवे है या नहीं कि अगर जो सिगरेट पीता है वही आगे चर्स पिएगा, वही आगे मुख्तलिफ किस्म के नशे पे जाएगा। चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन बना के जी दांत चमकाओ, खूब अच्छे बच्चे बने, लेकिन हमें वो अच्छे बच्चे बनते बनते हमारे दांत गए। हमारे यहाँ डेंटिस्ट जो थे उनकी एक इंडस्ट्री परवान चढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाज़रीन, आज हमारे बहुत ही दिलचस्प से मेहमान हैं और मेरा ख़्याल है कि हम उन्हें देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। माशाल्लाह हमारी हेल्थ को लेके काफ़ी कंसर्न नज़र आते हैं और कोशिश उनकी हमेशा से यही रहती है कि हम तमाम लोगों का जो एक फ़ेक और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज कर दिया जाए। डॉक्टर जमील मेहरवी एक नेचुरोपैथिक माहिर जो कुदरती इलाज और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में कई ऐसे हक़ाइक़ जो हैं बेनकाब कर चुके हैं। उनके ख़यालात सेहत के रवायती तसव्वुरात को चैलेंज करते हैं और हम जैसे लोगों के ज़हनों में सवालात भी उजागर होते हैं। उन डॉक्टर साहब ने चाह भी मना कर दी थी। डॉक्टर साहब आज हड़ना लेते बैठे ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर साहब आपको चाय भी नहीं पूछ सकते आप? नहीं, आप गर्म पानी पूछें। चाय क्यों पूछते हैं? आपकी पत्ती बचेगी, आपका दूध बचेगा। डॉक्टर साहब या आप खाली दूध पूछ सकते हैं ना, दूध गर्म करके। डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह से काफ़ी लोगों के लिए ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी कर दी है। लोग कहते हैं कि चाय जो है एक हम अगर कहते हैं कौमी मशरूब बन चुका है। जिथे भी जाओ चाय ही पूछी जाती है। ये बेसिकली कौमी मशरूब नहीं था। ये बेसिकली अगर हम देखें ना, हम अपने आज भी कोई वो बड़े जो हमारे बुजुर्ग अभी भी हयात हैं, जो हमारे जिनकी उम्र जो है वो 100 के करीब करीब या 100+ अभी भी कुछ लोग मिलेंगे। आप उनसे ज़रा पूछिएगा कि उनका बचपन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस खत्ते में दाखिल होती है और फिर उसने बरसगीर पे कैसे कब्ज़ा किया, और उन्होंने ये मशरूब उस दौर में एज अ बायोलॉजिकल वार के तौर पे यूज़ किया था। वो इस खित्ते में बीमारियां फैलाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करवाना चाहते थे, और चीनी के लिए उन्होंने यहाँ आके जो काश्तकार थे उनको ज़ोर ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं ना ज़ोर बाजू पे, उन्होंने उस किसान को जो अपना गन्ना खुद उगाता था और उस गन्ने की रौ निकालता था, फिर उस गन्ने से वो शक्कर गुड़ वो बनाया करता था, उसने उन पे FIR तक लॉन्च करवाई उस दौर में कि तेरी ऐसी की तैसी किसान, तू जो है ये गन्ना मुझे देगा, फैक्ट्री को देगा। और FIR लॉन्च होती थी। मेरे नाना जी उस प्रोसेस में से गुजरे हैं, मेरे दादाजी उस प्रोसेस में से गुजरे हैं उस दौर में कि पुलिस पकड़ती थी। इवन दो के बहरूपिया पुलिस के रूप में आ जाता था तो वो आके उनको जो है ना वो दौड़ाता था, उनको आगे लगाया होता था, ओ फड़े गए सारे ਤੁਹਾਡੀ ऐसी जी तैसी। तो वो कुछ ना कुछ गुड़ शक्कर लेके कोई और चीज़ें इस तरह की लेके अनाज नाज, तो वो एंड पे बहरूपिया जो कहता था वो पाग लगे रहन, तो समझ आती थी कि ये बहरूपिया। लेकिन पुलिस भी आती थी, वो उनको पकड़ते थे, थाने ले जाते थे, वो कहते थे कि ये गन्ना आपने इन शुगर मिलों को देना है। हाँ, और ये दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो सफ़ेद जहर है वो ये चीनी है, चीनी की सूरत में है। और अब आप देखें कि चीनी हर चीज़ में आपके जो वो डाली जा रही है। लोग कहते हैं कि जी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 18 से 20 चम्मच चीनी होती है। लोग अब जिसे कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक छोड़ के तो वो उस तरफ आगे हुए कि जी नहीं जी हमें डाइट वाली लेनी है। तो डाइट वाली जो है उसके अंदर चीनी नहीं है, उसके अंदर स्क्रीन मौजूद है जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें देखना है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, जो मेरा मिशन है वो है बैक टू नेचर, कि अगर हम बैक टू नेचर हो जाएं तो ये जो हर घर में हर बंदे को कितनी कितनी बीमारियां जो हैं वो ऐसे घेरे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, इससे जान छुड़ाएं, से तो तंदुरुस्ती की राह पे आएँ।
सेहत व तंदुरुस्ती में मुझे ये बताइए कोई ऐसा शोबा मिलेगा या कोई ऐसा भी इंसान मिलेगा जो अपने शोबे का में होते हुए वो अपने ज़ात के लिए या अपने लिए फ़ायदा सोचने की बजाय नुकसान सोचता हो? मिसाल के तौर पे मेरा ओढ़ना-बिछोना जो है मेरा वो हेल्थ है हुँ। और मैं ज़ाहिर है मुआलिज हूँ, मैं इलाज करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं। मेरे पास डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने की एडवांस अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं और सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे होते हैं। मैं आपको आने वाले अगले 10, 15, 20 दिन का शेड्यूल दे सकता हूँ कि कौन से मुल्क से कब कौन-सा पेशेंट मेरे पास किस डेट को कितने बजे आएगा और मेरे से उसकी मुलाकात मीटिंग तय है, शेड्यूल्ड है। हुँ। अब मैं अपना अगर दूसरी साइड पे देखूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने बिज़नेस को अपने मतलब खुद ख़राब कर रहा हूँ। कि मैं ये चाह रहा हूँ बैक टू नेचर कि हाँ। कौम बैक टू नेचर हो जाए और ये फितरत के करीब आ जाए, बीमारियों से जान छूटे। तो राज़िक तो सबका अल्लाह है, हमारा जी। भी अल्लाह वारस है, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना हों। इतनी स्पीड से आप अंदाज़ा कीजिए बीमारियाँ फैल रही हैं और इतनी तेज़ी से आ रही हैं। हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये उस वक़्त बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे आई थी। ये उस दौर में आई थी उस दौर में और उस वक़्त एक कच्ची टाकी सैनमा टाइप होते थे। टांगे का दौर था वो। हाँ। टांगा और इस तरह की रेड़े-शेड़े होते थे और उसके ऊपर जो है वो स्पीकर लगा के मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, मोहल्लों में वो अनाउंसमेंट होती थी कि आज, कल, परसों 2-3 दिन में लोगों को अनाउंसमेंट कर के कि फलाँ ग्राउंड में, फलाँ खेतों में, फलाँ जगह पे आपको एक फ़िल्म दिखाई जाएगी। और उस दौर में फ़िल्म जो है वो बहुत बड़ी बात बात होती थी। थी। ठीक है। जैसे आज हम प्रोजेक्टर के ऊपर कोई हाँ, चीज़ देखते सिनेमा हैं, में चले जाते हैं। सिनेमा में चले जाते हैं, उस वक़्त जो सिनेमा होता था वो सिनेमा भी इसी तरह का कच्ची टाकी टाइप हुँ। होता था। तो वो किसी जगह पे एक बड़ी-सी स्क्रीन लगाते थे और उसके ऊपर वो प्रोजेक्टर टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके ऊपर वो मूवी जो है वो प्ले होती थी और लोगों को कहा जाता कि मुफ्त में दिखाएँगे। लोग मुफ्त में इकट्ठे होते थे वहाँ पे रात को और उनको फ़िल्म दिखाई जाती थी और उसके अंदर ऐड, कमर्शियल ऐड उस वक़्त भी दिखाए जाते थे और उसमें ये कहा जाता था कि ये चाय पियो आप। ये चाय आपको तवाना कर देगी, चाय आपके 14 तबक रोशन कर देगी वगैरह-वगैरह जो भी उनको होता था। एक्टिव रखेगी आपको। अब उन्होंने वो चाय की पत्ती जो होती थी वो चाय दिखाते भी थे उसमें और जब वो लोग किसी भी जगह पे इकट्ठे होते थे जो कि वो ओपन प्लेस होती थी हुँ। तो लोग फिल्म देख के जब वो ख़त्म होती थी तो हर कोई चारों साइडों पे वापस जाता था तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कोई टेबल शेबल रख के या कोई चारपाइयाँ रख के उसके ऊपर कपड़े की एक थैली पोटली हुआ करती थी ठीक है। जैसे आजकल हम शादी में टी बेद बैग्स नहीं, बेद अच्छा नहीं ओके, बेद बेड ठीक है, बांटते ठीक हैं है, उस तरह की थैलियाँ होती थी ठीक है। उसके अंदर उन्होंने पत्ती डाली होती थी और वो डाल के पहले से तैयार करके वो लेके आए हुए थे रख के बैठे होते थे हुँ। और वो फ्री बांटते थे उन लोगों को ओके। इधर आओ ये लेके जाओ ये लो चाय बना के पियो इसको खुद पिलाते भी थे वहां पे खुद पिलाते थे चीनी वाली लोग पत्ती लेके जाते थे घर जाके वो अगर चाय बनाते थे तो वो गुड़ शक्कर वाली होती थी तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता हुँ। डेवलप नहीं होता था ना वो हुँ। वाला लेकिन उस दौर में उस दौर के जो बड़े थे ठीक है। वो कहते थे कि ये तुम क्या लेके आए हो और उस वक़्त बड़े सारे लोगों को जो बच्चे या नौजवान अपने घर में या लोग लेके जाते थे, तो उनको अपने बड़ों से कुटापा भी चढ़ा है। इस बात के मार ऊपर। पड़ी कि ठीक भई है। ये क्या लेके आ गए हो? पता नहीं क्या ज़हर है, क्या चीज़ है? तो तुम लाए हो और पी रहे हो इसको। तो वो मना करते थे। लेकिन चूँकि उसके अंदर निकोटीन मौजूद है, आप उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। फिर आपको इस कदर एडिक्शन हो जाती है कि अगर आप नहीं पियोगे तो सर दर्द होगी, हुँ। नहीं पियोगे तो ड्राइव नहीं हो सकती, नहीं पियोगे तो आप जाग नहीं सकते, नहीं पियोगे तो आप डे में बैठे हो या रात में बैठे हो, जब भी बैठे हो, आप दिन में बैठे काम हुँ। कर रहे हैं, तो दिन में बैठे हुए भी आपको काम करते-करते सुस्ती पड़ती है। तो भाई उठो, उठ के थोड़ा-सा 5-10 मिनट वॉक कर लो, हुँ। थोड़ा-सा आउटिंग कर लो, अपने आप को ज़रा फ्रेश तो कर लो ना, तो वो नहीं था। वो हम ऐसे चाय के आदी हुए कि अब हम रात गए तक चाय, चाय हर काम चाय के पीछे रह गया हुआ है। इवन तो कि अभी भी डॉक्टर साहब यहीं पे ऐसे ही चल ऐसे रहा ही, होता है अब कल्चर। चाय कोई मशरूब नहीं है जिस हुँ। तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं है।
तो वो वाली बात है। अब चाय के जो मसाइल हैं उसकी वजह से आपके एसिडिटी तेजाबियत हुई, उसकी वजह से आपके गैसेस हुई, एक्सेसिव बबल गैसेस हुई, आपका ब्लड प्रेशर आया। ये चाय की वजह जी, से। आप जो चाय पीने वाला है वो ज़रा चाय छोड़ दे तो उसे पता चले ब्लड प्रेशर ठीक होता है नहीं होता। हम्म, चाय पीने वाला जो है वो चाय पी पी के उसकी वजह से उसके शुगर बढ़ गया, उसके लेवल मसले बढ़ गए। तो बीमारियां तो आई वहां से। हमें दूध पीना था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है ना, और दूध के बारे में जन्नत में दूध की नहरें होंगी, उसमें शहद शामिल होगा। हम्म, तो हम शहद नहीं डाल रहे, हम पत्ती डाल रहे हैं। हम्म, तो हमें ये देखना है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हदीस नबवी है, तो उसमें हमें और क्यों कुछ डालना है। तो हम उसमें जब पत्ती डालते हैं तो पत्ती में फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब दोनों जो है वो मिक्स होते हैं आपस के अंदर, तो ये एक पॉइजन बनता है। ठीक है, और ठीक है। उसके अलावा जो निकोटीन है वो अलग है, जो उसके अंदर गर्मी। अच्छा, फिर उसकी जो तासीर है वो देखी जाएगी ना कि तासीर क्या है। हाँ, लस्सी की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो चाय है उसका मिजाज जो है वो गर्मी खुश्की वाला है। तो हम्म, उसने आपकी बॉडी के अंदर जाकर गर्मी खुश्की पैदा करनी, और गर्मी खुश्की आपके मैदे के अंदर तेजाबियत और उसको बढ़ा देती है, और उससे बेशुमार मसाइल आपके लिए जो है वो पैदा होते चले जाते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ हो जाते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन लोग इस पे बड़ी तनकीद करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है बताया है। अब इससे हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि आपका मकसद है कि हमें बताना, हमें देखिए, एजुकेट 15 दिन करना। मैं ये कहता हूँ कि जो चाय पीता है या लगा उस पर कंटिन्यू एक तसलसल में है, वो इसको एज ए हम्म, मशरूब ले रहा है, सिर्फ आप 15 दिन हम्म, यानी 2 हफ्ते चाय छोड़ दें। हम्म, बेशक आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दें, हाँ, लेकिन छोड़ दें। जब आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ दी तो उस दिन से लेके 2 हफ्ते तक आप बिल्कुल ना पिएं। तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इसको छोड़कर मुझे क्या फायदे हासिल हुए, और मैं इसको पी रहा था तो मेरे लिए प्रॉब्लम और मसाइल क्या थे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आप लोगों बात। के लोगों के पेट हाँ, बड़े हुए हैं आगे हाँ, को, वो इसी फूले वजह हुए से। हैं, मटका बना हुआ है आगे हाँ, से, वो इसी वो यही चाय यही की वजह से वजूहात है। है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि हम आप दूध की भी बात करते हैं। हमने सुना आपके दूध में भी मिलावट है आजकल। अगर हम हम्म। देखा देखा जाए तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ राग़िब करते हैं लोगों को। टूथब्रश की भी बात अगर हम करें, टूथपेस्ट के हवाले से भी बात करें, आप कहते हैं कि वो भी करने से जो है कैंसर लाक हो देखिए, सकता है। डिटर्जेंट जो जी। पाउडर्स हैं, आप लाइक दैट के अगर आप उसको देखें, सर्फ तो जो कपड़े धोने वाला है उसके अंदर भी झाग बनती है। इसी तरह से आप और कई सारी ऐसी चीज़ें, शैम्पू में झाग है, और कई सारी चीज़ें जिनमें झाग बनती है, तो उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट होता है, और इसी तरह से सोडियम मोनोसल्फेट होता है। सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो हुँ, झाग बनाता है, ये ऐसा केमिकल है। और ये केमिकल जो सोडियम लॉरल सल्फेट है ये आपके टूथपेस्ट के अंदर भी डाला हुआ है। अब वो टूथपेस्ट जो है, हम सुबह उठते हैं तो आप यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि जब हम किसी को भी कोई हार्ट का कोई इशू होता है तो ज़ुबान के नीचे एक गोली रखी जाती है, और वो 7 सेकंड के अंदर आपकी पूरी बॉडी में ज़ुबान के नीचे रखी गई, जो कि आपने खाई भी नहीं, निगली भी नहीं, सिर्फ हुँ, ज़ुबान के नीचे रख के बैठ गए। तो 7 सेकंड के अंदर वो आपकी पूरी बॉडी में आपके हार्ट तक जाके इफ़ेक्ट करती है। हार्ट अटैक या मसले जो भी हो रहे हो, हार्ट बीट वगैरह को उसको वो उसको कर रहा कंट्रोल होता है करने ना। के लिए वो ये। तो अगर वो 7 सेकंड में इतना बड़ा इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर फैल जाती है ज़ुबान के नीचे रखने से, तो आप कम से कम 2 मिनट तो ब्रश करते हैं, तो उसका सुबह-सुबह उठ के। तो उसमें जो सोडियम लॉरल सल्फेट है, जो सोडियम मोनोसल्फेट है, ये दोनों जो है वो उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। सोडियम मोनोसल्फेट जो है वो आपके एसिड एसिडिटी पैदा करवा रहा है, जिससे आपके बेशुमार मैदे के मसाइल बनेंगे। और जो सोडियम लॉरल सल्फेट है, जो झाग पैदा करता है, वो आपके जिस्म में कैंसर कॉज़ करता है। आप देख लीजिए कितनी तेज़ी से कैंसर आ चुका हुआ है। अब हर घर में आपको एक आध कैंसर का पेशेंट तकरीबन नज़र आता है, मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये नहीं देख रहे कि कैंसर हो किन चीज़ों से रहा है, कॉजेज़ क्या है उसके? कॉजेज़ क्या हैं। और हम ये चाहते हैं कि नहीं, नई से नई कोई चीज़ आएगी ना, कोई वैक्सीन आ जाएगी, कोई और मसले आ जाएँगे और वो लगाएँगे, ये करेंगे, वो कर। भई ये रूट कॉज़ है जिनसे हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। गवर्नमेंट को तो चाहिए क्या कहते हैं रेवेन्यू, तो वो तो चाहती है कि जी हमें पैसे आएँगे। वो तो सिगरेट के ऊपर आप देख लें, सिगरेट हाँ, मंशियात का गेटवे है या नहीं? हाँ, है डेफ़िनेटली है। ना? कि अगर जो सिगरेट पीता है वही आगे चर्स पिएगा, वही आगे मुख्तलिफ किस्म के नशे पे जाएगा। तो अगर सिगरेट गेटवे है मंशियात का, तो भाई सिगरेट पे बैन क्यों नहीं करते? सिगरेट की डब्बी के ऊपर आप एक तरफ रेवेन्यू और जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दें, वो बोझ किस पे पड़ेगा? उस टोबैको कंपनी पे नहीं पड़ रहा, हाँ, पब्लिक पे पड़ रहा है, और पब्लिक जो है वो निकोटीन की एडिक्ट हुई हुई है, उसने तो पीना ही पीना है। आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी बना दें।
बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है, कल मैं नईम साकब साहब के साथ बैठा हुआ था, तो इस तरह बात हो रही थी, तो वो कहते हैं इस पे क्या करें? तो मैंने कहा जी, वो हँस पड़े, कहते हैं इस पे ना मर्दों के लिए एक ऐसा जुमला लिख दें शायद। कैसा? वो है ना कि आप उसको लिख दें कि इससे आपकी जो है ना वो मर्दानगी ख़त्म हो सकती है। तो मैंने कहा फिर भी लोग पिएँगे। पिएँगे, सिगरेट नहीं इसलिए छोड़ेंगे। कि वो निकोटीन एडिक्ट किए हुए हैं, और चाय की पत्ती के अंदर भी सेम वही निकोटीन है। ठीक तो है। एडिक्शन है उसकी। और जो कुछ नहीं लोग पी तो रहा वो कहता आँखें नहीं खुलती, सर हाँ, दर्द हो जाता है, मसे ये ऐसी मसले हो बात जाते है। हैं। और डॉक्टर साहब कुछ लोग तो चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन बना जी, के साथ-साथ ऐसा सिगरेट कॉम्बो करते हैं, इधर से वो चाय का एक चुस्की ली, चुस्की ली, और उसके बाद इधर से एक सिगरेट कश का सूटा। लगाया, और फिर ऐसे करके धुआँ घुमाते हुए फेंकते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या, कि बहुत दुनिया का बड़ा ऐसी मार्का बात मार है। रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट का फिर अल्टरनेट क्या हो सकता है कि लोग अगर चाहते हैं हाँ, कि वो उसका उसके बारे में बताएँ? अल्टरनेट ये है कि आप, पहली बात तो है कि मेरे और आपके नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक की सुन्नत करार हुँ, दिया और मिसवाक तलकीन की। तो हमें मिसवाक मिसवाक के बारे में हदीसें बेशुमार हैं। एक हदीस है कि मिसवाक करो, इससे मुँह की सफाई है। सिर्फ़ दाँतों की नहीं, मुँह मुँह की की सफाई सफाई। है, पूरे मुँह की। अच्छा, हमें किसी ने ये सिखा दिया, एक ऐड देके करोड़ों रुपए उस पे लगे कि दाँत चमकाओ, खूब अच्छे बच्चे बन जाओ। लेकिन हमें वो अच्छे बच्चे बनते-बनते हमारे दाँत गए। हमारे दाँतों के मसले पैदा हो गए। हमारे यहाँ डेंटिस्ट जो थे, हुँ, उनकी एक इंडस्ट्री परवान चढ़ी, हुँ, और उससे आप देखिए कि फिर इतने डेंटल्स क्लिनिक्स बन गए, इतने मेडिकल सेंटर उसके हो गए, इतने हॉस्पिटल हो गए, फिर उसकी मशीनरी, उसके लिए रूट कनाल और कई सारी चीज़ें आईं। तो अगर हम मिसवाक तक रहते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। हुँ। औरतें दातन करती थी तो दातन तक रहती, जो वो दातन करते थे हाँ, उस तक बहुत अच्छा था। अगर फिर भी अभी भी आप अगर ब्रश में ही रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो सुन्नत तरीके इख्तियार करने चाहिए। वो नहीं तो ब्रश पे आना है, तो ब्रश के लिए भी आप 1 चम्मच जो है वो हल्दी ले लें, छोटा टीस्पून, हुँ, 1 टीस्पून हल्दी ले लें, और 1 टीस्पून ही आप नमक ले लें, ठीक है? दोनों को मिक्स कर लें, और 1 चम्मच उसके अंदर आप सरसों का तेल मिक्स कर लें। ये सरसों का तेल वो है जिसमें हम अचार डालते हैं, अचार हुँ, भी खाते हैं। हुँ। अचार खाते हुए तो हमें अच्छा, शर्म नहीं आती, हाँ, या बिल्कुल। उस वक़्त हमें कोई उसका टेस्ट फ़ील नहीं होता। उस वक़्त तो हम मज़े से खाते हैं, और वैसे सरसों का तेल सुनेंगे लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे अजीबो-गरीब कमेंट्स भी करेंगे कि ये क्या बात होगी। ऐसी बात। तो इन इन 3 चीज़ों को मिक्स करें पहले। फिर आप उसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा, मीठा 1 सोडा। मीठा सोडा, 1 चुटकी आप उसके अंदर लौंग का पाउडर, और 1 चुटकी आप उसके अंदर दालचीनी का पाउडर, और 1 ही चुटकी आप उसके अंदर जो ये हमारी छोटी सब्ज़ इलायची होती है, हुँ, आप उस इलायची को पीस के उसका पाउडर बना के डाल दें। ठीक है। स्मेल भी आएगी मुँह से, हाँ, खुशबू आएगी, वो हाँ। बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ की आप मिक्स करके उस इन सारी चीज़ों को, तो इसकी एक पेस्ट बना लें। हुँ, अगर आप सरसों के तेल में नहीं करना चाहते तो हरके गुलाब में कर लें। अगर ये भी नहीं, 2 चीज़ें आपके पास हैं, इसमें नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल थोड़ा-सा पानी डाल के उसको पेस्ट बना लें हुँ, उसकी। मामूली करना है, थोड़ा-सा गाढ़ा हाँ, कर लें, जैसे हम आटा गूँथते हैं। हाँ। तो फिर इस पेस्ट को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल, हुँ, आप इसको ब्रश पे लगाना चाहते हैं, ब्रश पे लगा लें, नहीं तो उँगली पे लगा लें, और उसके साथ उसको उँगली से हुँ, कर लें, या ब्रश से कर पे लगा के उससे हुँ, कर लें। हुँ, तो ये आपको आने वाले आपके मुँह के बहुत सारे मसाइल, आपके मसूड़ों के मसाइल, आपके दाँतों के मसाइल, और आपके रूट कनाल, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें आपके दाढ़ों में, दाँतों में, ये पूरी हुँ, कैविटी में हो रही हैं, ये सारे का सारा जबड़ा आपका इस कदर मज़बूत, ये जो दाँत हिल रहे हैं आपके, और आपके हुँ। मसूड़ों से खून आ रहा है वगैरह-वगैरह, ये ये सारे हल सारी हो चीज़ें जाएँगे, आपकी ठीक कर देगा। ठीक कर तो देगा। मुझे ये बताइए कि ये अगर बिज़नेस करना हो, तो इसको मैं फ़ॉर्मूला देने के बजाय मैं इसकी बना के कोई चीज़, तो हाँ, मैं नहीं इसको हाँ, मार्केटिंग कर मार्केट में आप सकता। ला सकते हैं लेकिन मैं ये डेफ़िनेटली कहता हूँ कि कि लोग खुद मैं करें। मैं मार्केटिंग कहाँ तक कर लूँगा? हुँ, कहाँ तक कर लूँगा? चूँकि मेरे पास इस वक़्त जो है वो पूरी दुनिया मुझे देखती है, पूरी दुनिया मुझे जानती है। बेशक। तो अब आप पंजाब में या लाहौर में या पाकिस्तान में तो मार्केटिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे करेंगे? और मकसद सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होना हुँ, चाहिए ना कि आपके पास पैसा आ जाएगा। आप कौम को उसके घर बैठे हुए जो चीज़ वो कर सकती है, आप उसको आसानी से हुँ। उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए कई सारी आसानियाँ पैदा करेगा, आपके लिए कई सारे दरवाज़े खोलेगा। बेशक, ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम दाँतों के हवाले से बात करें, पेस्ट के हवाले से भी बात करें। अच्छा कुछ लोगों को मसला होता है और वो मसला ये है कि साँस से बड़ी गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है। तो उस बदबू का क्या इलाज है नेचुरली अगर हम उस चीज़ को ख़त्म देखिए, करना चाहें? दाँतों मसूड़ों से या मुँह से जो स्मेल आना है, इसका ताल्लुक आपके मैदे के साथ है।
आपका मैदा ख़राब है और मैदे से आपके मसले पैदा होंगे। तो हमें हमारे जो मैदा है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमें उसको देखना और उसको इम्प्रूव करना और बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। उसके लिए आप अदरक, ज़ीरा और पुदीना 3 चीज़ों का कहवा बना के ले लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके ये जो मैदे के मसाइल हैं उसको ठीक करेगा। दूसरी बात ये है कि हमें हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया आज से 1500 साल पहले, वो बड़ा कमाल का था। और आज भी हमें ये देखना है कि हम सहरी कितने बजे करते हैं, यानी नाश्ता, और उसके बाद हमारी इफ्तारी कितने बजे, यानी शाम का खाना। शाम का खाना है, रात का खाना नहीं है। इवन दो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ तो हमें ये बात सुनने को मिलती है ना जी, जन्नत में बहुत थाल भर भर के आएंगे, खाबे होंगे और हर वक्त खाते रहोगे। कतन ऐसा नहीं है कुछ भी। जन्नत का नक्शा भी अल्लाह ताला ने जो कुरान में खींचा और अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया, वो उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि हम उस पर कोई डाउटफुल होंगे, नाउज़ुबिल्लाह, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने सूरा मरियम है और उसकी आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती जो हैं वो कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे और उन्हें वहां उनका रिज़्क मतवाता सुबह शाम मिलता रहेगा। सुबह शाम बुकरा, आयत का आखिरी जो लफ्ज़ है वो है बुकरा व आशिया। बुकरा कहते हैं अरबी में सुबह को और आशिया कहते हैं शाम को। अब शाम का खाना जो है वो अगर हम बहुत देर भी करें, तो अगर आप रोज़ा की हालत में हैं तो फिर तो आप अजान होगी तो आपने इफ्तारी करनी है मगरिब के वक्त। और मगरिब की अजान के बाद भी आप देख लें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई 15-20 मिनट 25 मिनट मुख्तलिफ टाइम मुख्तलिफ एरियाज़ में इलाकों में हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम इतना मार्जिन ज़रूर है कि जिसमें आपके पास सफ़ेदी है। तो जब तक आपको बाहर सफ़ेदी नज़र आती है आप खा सकते हैं, और जैसे ही आपको बाहर अंधेरा, स्याही और ब्लैकिश होना शुरू हो जाए, अंधेरा अंधेरा आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद मत खाओ, जो मिले आपको छोड़ दो अगले दिन सही। लेकिन ये मिसालें अगर हम गौर करें तो परिंदों से सीख लें। आप मुझे बताइए, परिंदे शाम को कितने बजे तक खा रहे होते हैं? असर के बड़ी आधे असर तक, असर के बाद भी शायद आधा घंटा या 1 घंटा, वो भी वो परिंदा जिसको शायद कुछ नहीं मिला, रिज़्क़ की तलाश में था, जहां मिला तो वो शायद बैठ गया, लेकिन उसके बाद आपको वो अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हुए जाते नजर आएंगे। और इंसान जो है वो आधी रात तक सोच रहा है कि आज पकाइए की, आधी रात हो गई, मतलब रात को 8-9 बजे लोहरी है। ये बहुत सारे अब तो और बहुत शर्म, अब तो वैसे बड़ा ट्रेंड है। वो पहले तो पूछते हैं जी आज पकाना की है, आज रात ही खाना की है, 8-9 बजे खाना की है, पकाना की है। और उसके बाद फिर वो जो रात गए तक ये हमारे जो पांडे शांडे आ गए हुए ना, ये फूड पांडा आ गया और कई सारी चीजें आ गई, इन्होंने तो अंधेर नगरी मचा दी है कि आमंदा धुंध आधी रात को सोए हुए उठ के भूख लग गई। अच्छा जी क्या करें, भूख क्यों लग गई है भाई, सो जाओ आराम से। जैसे मैं यही पूछना चाह रही थी कि आधी रात को आपको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसी कोई बात होती भी है, लाइक अगर क्रेविंग होती भी है आपको, तो हम उसको किस तरीके से डील करें कि यार हमारी ये क्रेविंग है ना, इसको कंट्रोल पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इशा पढ़ते ही उसके बाद अपनी रोशनियां चिराग गुल कर दो, बुझा दो और उसके बाद सो जाओ। अर्ली सोने की आदत डालें। अब यकीन करें कि 1980 की दहाई में थाईलैंड वालों को देखा था, तरबूज, हलाल चीज़ें बहुत कम मिलती थी उस दौर में, तो तरबूज खा के उसके छिलके फेंके तो वो छिलके उठा के खाते थे। इतनी गुर्बत थी। थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, बैंकॉक की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उस मुल्क को बाद में कई दफ़ा विज़िट किया है, यानी 2003 में भी, 2004-5 में भी, 2008 में भी। वो मुल्क अब इतनी तरक्की कर चुका हुआ है कि अब आप अपना मुल्क अपने मुल्क की करेंसी देख लें और उनकी करेंसी के साथ देख लें कि आपको इस वक्त कोई, मेरा ख्याल कोई मेरा अंदाज़ा है कि 6-8 रुपए में आपको उनका एक बात मिलेगा, जो उनकी करेंसी है उसको बात कहते हैं। अब वो इस कदर, वो सुबह 8 बजे उनकी मार्केटें खुलती हैं और शाम को 4 बजे ऑल द मार्केट वाज क्लोज्ड, और उसके बाद 6 बजे तक तमाम मार्केटें क्लोज हो गई। और 6 बजे के बाद आपको सिर्फ मेडिकल सेंटर, डॉक्टर, क्लिनिक्स, मेडिकल स्टोर या फूड वगैरह की चीज़ें या डिस्को और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रात को जुआ खाने और इस तरह की चीज़ें खुलती हैं। बाकी तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं। ग्रॉसरी, जो कुछ भी किसी ने लेना, पकाना, खाना करना है वो डे टाइम में, वो अपनी एनर्जी, ये जो एनर्जी हम जिस लाइट में बैठे हैं, ये एनर्जी वो
उसके क्राइसिस नहीं है वहाँ पे, इसलिए कि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं। और यहाँ हमारा जो वो है क्या कहते हैं निज़ाम। ताजर, हाँ, जो हमारा ताजर है, जो हाँ। हमारा शॉप वाला है, चाहे वो छोटी या बड़ी दुकान हो, कोई भी हो, ये सुबह 11 बजे से पहले उठ के आना नहीं चाहता। 12 बजे आगे ये मार्केट खोलते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि रात को 1, 1:30, 2 बजे इनको फ्री हैंड दे दें। यकीन करें, ये सुबह तहज्जुद के वक्त घर आए, फजर पढ़े ना पढ़े, ये सो जाएंगे। तो हमें वो भी देखना है। जब हम इतनी देर तक जागते रहेंगे, आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना कि आप जल्दी सो जाओ, तो जल्दी उठने की आदत भी बनेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो लाइट्स जल रही है ना, मैं और आप सारी रात बैठ के इसमें बात करते रहें तो पता क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो हार्मोन सिस्टम है ना ब्रेन के अंदर, वो ये जो जो हमें बताएगा ना रात हो गई है, जिसने नींद लाने की तरफ लेके जाना है, हमें स्लीपिंग मोड पे लेके जाना है, वो स्लीपिंग मोड वाला ये समझ रहा है कि अभी ये धूप है, सूरज है, रोशनी आ रही है, ये वजह है। और दूसरा जो जिसने जिसने सोना है, जो डे टाइम वाला है, अंधेरा होगा तो उसे पता होगा ना कि काम चेंज हो गया तो मुझे अब कुछ करना है। सो इसलिए, और दूसरा फिर अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं, तो वो जो रात को जागने वाला है वो तो सोया हुआ है, जिसने सुलाना था वो सोया हुआ है, और जिसने ऑफ करना था सारा कुछ हमारा स्विच, वहां से नींद की तरफ लेके जाना था, वो जाग रहा है और वो समझता है मजीद दोपहर होगी, वो क्रेविंग करेगा, वो आपको बार बार भूख लगाएगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि खाओ यार, लाइट ऑफ कर दो, रोशनियां बुझा दो और उसके बाद आंखें बंद करो, सोने वाली बात करो। गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है, बॉडी के अंदर रिलीज होता है। ये रिलीज होता है जब हम रात को अर्ली सो जाएं। अर्ली से मुराद हमें हद 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ये बॉडी में बनना शुरू होगा और ये 2:30 पौने 3 या हद 3 बजे तक इसने बॉडी में रिलीज होना है। ये रिलीज होता है तो ये आपकी मेरी बॉडी की, पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग, मेंटेनेंस और इस तरह की सर्विस करता है कि आपको अगले दिन इस कदर फ्रेश उठाता है कि ऐसे ही है जैसे मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो अगर आपके बाहर पार्किंग में खड़ी है, तो पार्किंग की बजाय वो अगर मैं गाड़ी आप यहाँ किसी सर्विस स्टेशन पे या किसी वर्कशॉप पे दे आऊँ, मैं उसे कहूँ जी इसका ऑयल फिल्टर ये वो सब कुछ चेंज कर दें, इसको सारे को, फिर इसके सर्विस और धोना सब कुछ, ये इसकी पॉलिश वॉलिश ये हर चीज़ कर दो, तो गाड़ी मेरी कितनी कमाल की होगी। तो इससे ज्यादा कमाल जो है ना वो आपकी बॉडी के साथ होना है। लेकिन हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं और देर तक रात को जागते हैं, फिर क्रेविंग भी होगी क्योंकि आपका सिस्टम ये समझ रहा है कि रोशनी है, अभी तो दिन है। दिन आपको पता है मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। ये हम सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्वे की बात कर लें तो वहां पे क्या पोजीशन चल रही होगी, वहां कितने घंटे, वहां तो मुख्तलिफ मसाइल है ना हर जगह पे। तो इन चीज़ों को देखते हुए, चूंकि हम इस वक्त ग्लोबल में बैठे हैं, ग्लोब में बैठे हैं, तो हमें तो हर खिते के हवाले से सोचना है। तो जितना टाइम ज़्यादा आप जागेंगे उतना ही वो आपका सिस्टम समझता है कि अभी सूरज है, अभी दिन है और ये काम में मसरूफ़ है, तो फिर क्रेविंग और हम रात के में हम सो गए, सुबह उठने से लेके रात तक हमने खाया, डे टाइम में चले 12 घंटे हमने खाया, तो 12 घंटे के बाद अगले 12 घंटे अगर हमें रेस्ट चाहिए तो हमारे ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, निज़ाम इसको नहीं चाहिए डेफिनेटली। जब इसको आप रेस्ट, हमने कितने बजे खाया, हम तो रात 9, 10, 11, 12 बजे तक खा रहे हैं, उसके बाद हम सो गए, बैठे रहे, सो गए, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम था ये वाला, ये पूरी रात जो है वो इसी काम में लगा रहा, ये पूरी रात आपके उस खाने को हजम करता रहा, तहलील करता रहा, मुख्तलिफ चीज़ों में लगा रहा। तो इसका जब सुबह हुई तो फिर सुबह उठते ही हम जो है ना 2-4 नान भी खाना चाहते हैं, हमने हरी पाए और पता नहीं क्या क्या कुछ, लस्सी का गिलास भी लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि तिला वाला कुलचे भी हों, तो कचूरियाँ भी हों, ये सारा कुछ। तो इसका मतलब है फिर सुबह उठने से लेकर रात तक हम फिर लगे रहे और अगली रात फिर हमने रात को देर तक खाया, हमने 24 घंटे अपना सिस्टम दाव पे लगाया हुआ है। जो मगरब के बाद अंधेरा होने पे खाएगा उसका लिवर जो है ना वो सर फैटी आएगा, और फैटी लिवर होने के सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया ये है कि हम रात को देर तक खाते हैं। जब लिवर फैटी आएगा तो फिर मुझे बताएं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और इन चीज़ों का क्या बनेगा, फिर उसके बाद आपके मोटापा भी आएगा, आपका बैली इशू भी होगा, आपके हिप भी बढ़ेंगे, आपके हार्मोनल तो होने ही होने हैं। इसलिए कि आपने रात को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है आपने उसको ना बनने दिया ना रिलीज होने दिया। अब लोग इस वक्त कहते हैं जी, मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर पूरी रात नींद नहीं आती। मैं कहा सोते कब में, कहते जी सोते ही कोई नहीं। मैं कहा फिर सुबह उठते कितने बजे हैं,
कहते हैं जी, मैं कहा नाश्ता कितने बजे खाते हैं? कहते हैं जी नाश्ता हम करते हैं कोई 12-1 बजे, 1:30 बजे। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं जी जब नींद ही नहीं आती पूरी रात जागते हैं, सुबह उठ सोते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कर लेना, सुबह कितने बजे सोते हैं? कहते 4-5 बजे। उस वक्त नींद आती है। मैं कहा उस वक्त तो शैतान आ जाता है सुलाने के लिए कि हाँ, अब बिल्कुल नमाज नहीं ऐसे पढ़नी, बोलेंगे, सो हो जाओ, तो सो जा। नमाज ना पढ़ो, हाँ। अब तो सो जा। तो मैं कहा जब वो सुला देता है तो उस वक्त घर वालों को चाहिए कि पानी फेंक के, 1-2 दिन सिर्फ मशक्कत है कि उस पर पानी फेंकें, उसको उठाएं। सो गया 1-1.5 घंटा हो गया ना, उसको उठा दें, उसको कहें उठो, उससे 7 बजे तक उठा दें। अगर वो 4-5 बजे सोया है तो 6-7 बजे उसको उठा दें, उसकी नींद खराब कर दें। उससे क्या होगा कि फुल डे उसको फिर जगा के रखें, फिर उसको दोपहर को कोई सोने ना दे। मुझे बताइए शाम को मगरब के बाद नींद आएगी नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, और बड़ी जोर से आएगी। लेकिन यहाँ पे तो हम कहते हैं जागो, क्या करना है पता नहीं, एवं गप्पे लगा रहे हैं लोग। एक अच्छा एक ट्रेंड है और अजीब है कि यहाँ पे आ गया कि लोग एक दूसरे के साथ जाके ना स्लीप ओवर कर रहे हैं, या वीकेंड पे या कहीं भी। वो कहते हैं हाँ तुम मेरी तरफ आ जाओ, हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं, इकट्ठे सोएंगे, गप शप लगाएंगे, करते हैं। खाना शाना अच्छा खाएंगे साथ। वो ये आजकल ससुराइल में बड़ा हो रहा है। ससुराइल पता है? सर बताएं। इसराइल में आप पासपोर्ट भी हो, कुछ भी हो, आपका वीज़ा भी नहीं लगता, आपका पासपोर्ट आपको इजाज़त नहीं देता, इसराइल में नहीं जा सकते आप, लेकिन ससुराइल में जाना पड़ता है। ससुराइल का नहीं पता? सर मैं समझ नहीं रही, जरा बताएं, थोड़ा बहुत समझ भी नहीं, शायद मैं बताना नहीं चाह रही है, मैं चाह रही हूँ गलत ना हो जाए। जहाँ पे आपका ससुराल होता है वो ससुराइल होता है। अच्छा, ए नवी टर्म तुसी हुन इंट्रोड्यूस कराई है। अक्सर लोग जो है ना वीकेंड पे अम्मी जी के घर जा रहे होते हैं संडे वाले दिन जो वापस आ रहे होते हैं ना, बैग लटके हुए 2-4 इधर मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में इधर उधर, तो वो समझ आती है ये अम्मी जी के घर गए थे और वापस आ रहे। सो ये इकट्ठे होते हैं लोग सारे, और फिर ये रात को पूरी पूरी रात बैठकर जागते हैं और बातें करते हैं, और उसके बाद फिर सुबह किसी ने फजर पढ़ी और किसी ने नहीं पढ़ी, फिर सो गए। फिर उठते कब हैं? 4 बजे, शाम को 4 बजे, 5 बजे, इस तरह। तो मैं ये कहता हूँ कि वो जो काम रात को बैठ के किया था वो आप रात को सो जाते, और सुबह उठकर जो आप सारा दिन सोए रहे, आप सुबह उठकर वो जितनी गप्पें लगानी थी वो दिन को लगा लेते, तो क्या हर्ज था? आपने अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं, आप अपने नेचर के साथ खेल रहे हैं, अपनी फितरत और नेचर को बिगाड़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मोबाइल है, हर एक के पास इस वक्त मोबाइल, एक एक नहीं 2-2 जेब में मौजूद है। मुझे ये बताइए मोबाइल की नेचर और फितरत के साथ कोई खेलता है? मसलन मैं कहूँ कि ये आपके सामने पानी है और एक जग पानी है, और आप अपना मोबाइल पकड़ें और उसके अंदर जितनी मर्जी स्पीड से ऐसे करके पानी में यूं करके निकालें, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, अडॉप्टर लगाया और चार्जर मोबाइल के साथ लगा दिया, पीछे अडॉप्टर को काट दें और उसकी तारें जो है वो डायरेक्ट स्विच में लगाएं और इधर मोबाइल में लगाएं, और ऑन ऑफ का जो बटन है उसको एक दफ़ा स्पीड से, जितनी मर्जी स्पीड से ऑन ऑफ कर दें, कोई करेगा? नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी खतरनाक क्यों? मिसाल दे रहे हो, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? वो कहता है मेरा मोबाइल जल जाएगा। वो कहता है शू करके एक आवाज आएगी, धुआं निकलेगा, मेरा मोबाइल गया, चाहे वो 20-30-50 हज़ार का हो, 2-4 लाख का, जो भी हो, गया। मोबाइल की फितरत नेचर के साथ हम नहीं खेल रहे, और अपनी फितरत और नेचर के साथ किस कदर खेल रहे हैं कि हम समोसे पकोड़े भी खाना चाहते हैं, हम दही बल्ले भी, हम फ्रूट चाटे भी। वो यार जो खाना है वो किसी तरीके से खाओ। ये कौन सा तरीका है कि इधर आप फर्ज करें मैं आपके पास बैठा हूँ, आप कहें कि सर वुड यू लाइक अ टी, मैं कहूँ हाँ जी मंगा लो, तो या मैं कहूँ कि नहीं, ये अभी आपके साथ वाले रूम में एक आपके बंदे यहाँ पे कोई बैठे थे, तो उनमें से एक मेरे पुराने कोई वाकफ साथी मिल गए, उन्होंने अभी मुझे जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ पब्लिक की। तो वो बंदा कहता है जी मुझे एक ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, साथ वाले कमरे में गया तो उसने चाय पिला दी, या इधर से चाय पी के उठा है तो दूसरे वाले ऑफिस में कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कहा ओ भाईजान चोर साहब क्या हाल है, इधर आओ चाय पिलाऊं। कहता नहीं यार चाय तो इधर साथ वाले से पी ली आपके। अच्छा ओदे कोलो चावा, साढ़े कोल कुछ भी नहीं। अच्छा चलो बैठ ना, मैं तेरे लिए कुछ ठंडा मंगाता हूँ। उसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक या कोई ठंडा मंगवा लिया। वो सोच नहीं रहा कि मैंने ठंडा पिया है तो गर्म क्यों पीऊं, या मैंने गर्म पी लिया तो मैं ठंडा क्यों पीऊं, मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, मेरी फितरत और नेचर। और अल्लाह इसको कुरान में इसकी बात दे चुके हुए, और मैं उसी आयत को एज अ मिशन लेके चला हूं। वो आयत है सूरा रूम है, उसकी चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है, आयत नंबर 30 है सूरा रूम की, कोई भी उठा के देख सकता है। अल्लाह ने वहां फरमाया फितरत अल्लाह
हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अब इसका तर्जुमा ये है कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी ना नहीं। करना, यही सीधा दीन है। दीन क्या होता है? दीन का मायना सिर्फ इस्लाम नहीं, दीन का मायना है जिंदगी करने का तरीका। दीन का मायना है गुजारने नहीं, गुजर गई, गुजारने नहीं, करने का तरीका है, जिंदगी करने का तरीका, ज़ाब्ता हयात, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ। तो हमें ये चाहिए कि वो जो अल्लाह ने फरमाया ना कि दीन जिंदगी करने का तरीका, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते ना, जब मैं कुरान का तालिब, आज भी तालिब इल्म हूँ, मैं उसको स्टडी करता हूँ, मैं उसको सवाब के लिए नहीं पढ़ता, मैं रहनुमाई के लिए पढ़ता हूँ, मैं उसमें से चीज़ें देखता हूँ। अब बात यह है कि जब वो बार बार ये आयत और बार बार ये सोच जब मेरी इस पे आके हुई कि अल्लाह ने फरमाया कि मगर बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैंने कहा यार इन लोगों को बताने के लिए निकल पड़ो, क्या हर्ज है, तो इनको बताओ, कैसे पता चलेगा इनको। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो। क्या गौर करें? ये गला सड़ा तो नहीं है, अब गौर करना है। हमने तो कुरान की इस आयत को, ये सूरह बकरा है, चैप्टर 2 है, वर्स 259 है, हम इस आयत को तो यूं पढ़ के आगे निकल गए कि सवाब इकट्ठा कर रहे हैं, उस पे अमल और उस पे गौर नहीं कर गौर व फिक्र करना है, वहाँ गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं। अब मैंने और आपने गौर करना है बैठकर, ये कौम समझ जाएगी जो यहाँ सुन रही है। गौर क्या करना है? गला सड़ा, कहाँ से गला सड़ा आएगा? मेरे और आपके घर में अगर फ्रिज है और फ्रिज के अंदर जितनी चीजें पड़ी हैं गल सड़ रही हैं या नहीं, डेफिनेटली तो गौर करना है या नहीं करना है। तो जो गौर करेगा, जो गौर करेगा उसकी बचत है, जो गौर नहीं करेगा तो उसका। अब मैं इसकी 2 एग्जांपल दूंगा, चूंकि आप फीमेल हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आप कपड़े वगैरह जब घर में धोते हैं, या कोई भी काम वाली मासी, मेड, कोई भी जब कपड़े धो देते हैं, बाहर धूप में डालते हैं, और जब वो उतारे जाते हैं शाम को, तो किसी जगह पे एक ढेर लग जाता है, किसी सोफे पे, कहीं भी डाइनिंग टेबल पे। उसके बाद उसको बैठ कर खवातीन जो है वो तय करती हैं, और फिर किसी ना किसी अलमारी में, कबर्ड्स में रखना होता है। अब जिस कपड़े में जरा सी, मतलब हो सकता है मे बी वो 90 to 95% जो है वो ड्राई हो चुका हो, खुश्क हो गया हो, लेकिन 5% उसमें हल्की सी नमी हो, तो क्या आप वो कपड़े तय करके उन्हीं कपड़ों में रखते हैं? क्यों? कि कहीं उनकी वजह से वो खराब ना हो जाए। क्या होगा? फंगस आएगी, उल्ली फंगस आएगी, और उसके बाद उसमें बैड स्मेल पैदा हो जाएगी, और आपकी पूरी कबर्ड में होगी, और जो पहले के पड़े हुए वो भी सारों को वो स्मेल कर देगी, और उसमें फंगस लग जाएगी और काम खराब हो जाएगा। फिर सारी की सारी कबर्ड निकाल कर नए सिरे से धोने पड़ेंगे। इट्स ट्रू, ऐसी बात, ऐसे ही है ना। अब दूसरी चीज आ जाती है, ये दीवार है, दीवार के ऊपर अगर कोई अंदर से सीपेज सैलाब आए, तो आप देखते हैं कि दीवार की सीपेज की वजह से आपके जो दीवार का टेक्सचर है, जो पेंट है, जो प्लस्तर है, वो तक उखड़ता है या नहीं? खराब हो जाता है। अगर बाथरूम में कहीं से अंदर से किसी वो पाइप में से कोई सीपेज निकल आए, कोई सैलाब आ जाए, पानी अंदर से कोई लीक करे पाइप, तो आपके बाथरूम की टाइलें तक गिरती हैं या नहीं गिरती? गिरती हैं, हो जाती हैं। अब आप फ्रिज खोलिएगा और उसमें देखिएगा नमी कितनी है, और हम समझते हैं कि जो उसमें चीज़ें रखी हुई हैं वो ठीक है। सिर्फ जस्ट आप 2-3 घंटे आटा गूंद के, जो हम 2-3 दिन 4-4 दिन उसमें पड़ा रहता है, आप आटा गूंद के उसमें रखते हैं। आप 1 चम्मच आटा लें, उसको आप, वो आटा जो आपने सिर्फ 2-3 घंटे अभी गूंद के रखा था फ्रिज के अंदर, आप उससे 1 चम्मच आटा लें। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, सारे ही जाते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, पैदल, मुख्तलिफ सवारी, जो भी। हर स्कूल के अंदर जिसमें 9th-10th की क्लास है, वहाँ पे एक साइंस की लेबॉर्ट्री होती है, और उसमें एक माइक्रोस्कोप होती है। आप उस स्कूल वालों को, इंतजामिया को, अब इतना तो पेरेंट्स का ताल्लुक होता ही है, तो वो कहें कि ज़रा जी माइक्रोस्कोप के नीचे मुझे ज़रा इस आटे को देखना है। 1 चम्मच आटा ले जाएं वो साथ, जो गूंदा हुआ आपके फ्रिज में पड़ा था। आपको उसके अंदर जो चीज़ें नज़र आएंगी ना, फिर आप उसके बाद दिल करे तो खाइए जनाब, रोज़ खाइए, हमें क्या इतराज़ है। हम तो ये चाहते हैं, जो बीमारियों से अपने घर को बचाना चाहता है, जो बीमारियों से निकलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लों में ये नस्ल दर नस्ल बीमारियां, जिनको हम जेनेटिक, विरासती, मौरूसी समझते हैं,
और कहते हैं कि नहीं ये जीन में है, विरासत में है, इस तरह से। कतन कोई ऐसी बीमारी विरासती मरूसी जेनेटिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कस्में उठाकर कहा वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बालदिल अमीन, और इंजीर की कसम और जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और बालदिल अमीन अमन वाले शहर मक्का की कसम। अगली आयत में पता चला अल्लाह ने कस्में क्यों उठाई। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया। और अगली आयत में फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा फिर मरददनाहु अस्फला साफिलीन, कि वो जो ज़मीन पर छुपाए चींटियाँ कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, इंसान उनसे भी निचली से निचली सतह पर चला गया। ये चला गया, अल्लाह ने नहीं भेजा, इंसान खुद गया। अब अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क की अगर हम आयत उठा के देखते हैं तो वहां पे अल्लाह ने फरमाया जाओ देखो जो कुछ अब मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ज़मीन में फैल जाओ, घूमो फिरो, सैर करो, देखो क्या तुम्हें मेरी बनाई हुई किसी चीज़ में कोई कमी कोई नुक्स पाते हो। पहले अल्लाह ने बड़े आराम ना पूछे कि आप इसमें कोई कमी कोई नुक्स पाते हो, फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो, बार बार देखो, एग्जामिन करो, क्या तुम्हें कोई नुक्स नजर आया। ये चैलेंज है। अब मुझे ये बताइए, किसी दौर में हम कहते थे कि जो भी चीज़ हो जापान की हो, आज भी हम कहते हैं जापान की कोई चीज़ बनी हुई हो, हाँ कमाल है। हाँ, ये माना जाता है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही समझा जाता तो है। क्यों इतना लेबल था जापान के ऊपर हमारा, उन्होंने अपना एक लेवल बनाया ना कि साल उनकी चीज़ें खराब नहीं होती थी। और आज हाँ एक डॉक्टर उठकर ये कहता है, और वो अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान भी हूं, और वो ये कहता है कि विरासती मरूसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, अल्लाह के बनाए हुए में कोई नुक्स होता है। रब हो बनाने वाला और नुक्स निकालने वाले, हम में से कोई इंसान की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नुक्स देख सके या निकाल सके। अल्लाह ने फरमाया फिर देखो, बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई कमी कोई नुक्स नजर आया। तो हमें तो आ ही नहीं सकता नजर। अब ये जो हमारे यहाँ एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं, ये हमारी अपनी कोताहियाँ, ग़िज़ा की कोताहियाँ हो सकती है, हमारा रहन सहन हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, माँ की खुराक ठीक नहीं हो सकती, माँ के ऊपर कई सारे प्रेशर हैं, कई मसले हैं उस वक़्त, वो हो सकते हैं। तो बच्चा जो है वो मादरे बतन के अंदर जब होता है तो वहाँ तो अल्लाह ताला उसकी जो है वो रूह डाल रहा है, बाकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो तो वहाँ सारी हो रही हैं और माँ की खुराक से हो रही हैं, और डॉक्टर आज का जो है वो उसको चूना लगा रहा है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। पता है चूना किससे लगा रहा है, किस तरीके से? कैल्शियम जो खाई जा रही है इस वक्त पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, कैल्शियम पता है आपको किससे बनती है? डॉक्टर साहब वो कैल्शियम टैबलेट्स जी, कैल्शियम टैबलेट हो, कैल्शियम सैशे पैकेट हो, किससे बनते हैं? ये जो चूना कली दीवारों पे किसी दौर में हम करते थे, लिटरली, या ऑफ कोर्स चेक कर लें, वो चूना कली जो है वो पीस कर उसका पाउडर, उसी तरह से उसमें कुछ क्या कहते हैं फ्लेवर्स डाल के, तो वो सैशे पैकेट में आ रहा है, और उसी को ही पीस कर गोलियां बना के, कैल्शियम की गोलियां आप पानी में डाल के देखें, जैसे ड्रम में कली भिगोते थे, ये भी उसी तरह उबल रही है, नहीं उबल रही, ऐसे ही है, ऐसे ही। और लोग समझ रहे हैं कि उनके लिए हेल्दी है, उनके कैल्शियम का हड्डियों से कोई ताल्लुक नहीं, फॉर गॉड सेक, जितना हमें कहा गया, जितना हमें कहा जाता है, ये गया हमेशा से पोर्ट्रे ये किया, फास्फोरस का ताल्लुक है हड्डियों के साथ, कैल्शियम का इतना ताल्लुक ही नहीं है, इतना ताल्लुक नहीं है जितना सिर्फ कैल्शियम का ही बना दिया। और हमें कहा कि कैल्शियम खाओ हड्डियां मजबूत, कैल्शियम खाओ माँ मजबूत, कैल्शियम खाओ बच्चा खूबसूरत होगा। हम तो उसकी नेचर और फितरत के साथ वहीं से खेलना शुरू कर दिया। तो क्या करेगा वो दुनिया में आके, जब आएगा तो कितने मसाइल होंगे। उससे पहले लोगों को कैल्शियम खा खा के उनको कैल्शियम की पत्थरियां हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे औरत एक प्रेग्नेंट होती है, जैसे आपने कहा कि कैल्शियम भी इसमें बड़ा एक किरदार ऐसा अदा करता है कि जो आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, तो उस दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो क्या अपनी इनटेक करे? देखें, सबसे पहले तो यह है कि वो उसका जो खामद है ना, वो उसके लिए रोज़ाना डेली कोई 2-3-4 किस्म के फल थोड़े थोड़े, यानी आप एक केला ले लें, एक सेब ले लें, एक आड़ू ले लें, एक किन्नू ले लें, एक माल्टा ले लें, अंगूर का एक छोटा सा गुच्छा ले लें, जो चीज़ें मार्केट में आपको मौसम सीज़न के मुताबिक हैं वो इजीली जो अवेलेबल हैं वो लें, और वो ले जाके उसको दे दें कि ये कल तक के आपके लिए, कल शाम को फिर और ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर आपको 10,000 रुपये का डब्बा लिख देना कि ये पिलाना है, तो वो हमने ले आना है, वो ले आना है, और वो पिलाना भी है।
वो पिलाना भी है, वो दूध में डाल के उसने क्या दिया, तो दूध भी लेके आना, चाहे 2 नंबर हो या 1 नंबर दूध जो भी मिले, पर उसमें डालना भी है उसको, उस केमिकल को, उन पाउडर्स को, उन फूड सप्लीमेंट्स को, जो कि पॉइजन टाइप बॉडी के अंदर किरदार अदा करते हैं, आपकी फितरत के अंदर छेड़खानी है, वो हमने कर लेना है और उसको फल नहीं देना। तो एक तो ये चीज़ है जो वो उसको फल देना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको गाहे बगाहे मुख्तलिफ टाइम पे आप उसको कभी कीमा खिला दें बकरे का, कभी उसको बकरे के गोश्त की यखनी बना के दे दें, देसी घी उसको हमें खिलाना चाहिए। हमें बाद में उसको उससे तो तंदुरुस्ती वाली, आप देखें उसने एक बच्चा डिलीवर करना है, उस बच्चा के डिलीवर करने तक उसमें आप इतनी एनर्जी दें कि वो बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो बच्चा डिलीवर कर सके, उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए। एंड सेकंड, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए। आपकी कैल्शियम जो है ये तो आपके जिस्म में सर्दी पैदा करती है और सर्दी से खिंचाव आता है और फिर आपके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और फिर आपका सी सेक्शन होना ही होना है ना, वो मजबूरन नहीं है, वो पैसे का, वो पैसों के लिए, वो पैसों के लिए। दूसरी बात यह है कि उसके लिए पहले हम एक चीज़ दे देते हैं कि उन खवातीन के लिए ये है कि वो नरम वाली खजूर ले लें, जो खजूरें नरम होती हैं वो ले लें, उसमें से जो नरम वाली खजूर है वो लें, उसमें से गुठली निकाल दें, अलग कर दें, और जो खजूरें हैं उनको जो है ना वो किसी चट्टू वट्टे में डाल लें, और साबुत बादाम लाने और बादाम लाकर छिलके वाले उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश ताज़ा गिरी निकालनी है और उन गिरियों का वजन कर लें आप 1 पाव। अब 1 पाव बादाम की गिरियाँ होंगी और 1 पाव वो खजूरें जिसकी गुठलियाँ निकाल कर वजन किया गया 1 पाव। तो इन दोनों को किसी चट्टू-वट्टे में डाल के अच्छी तरह कूट के इसको यकजान कर लें। जब ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएं, आपको पता ना चले कि खजूर किधर और वो जो बादाम की गिरियाँ थी वो कहाँ हैं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह, फिर उसके अंदर आप 1 पाव शहद डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं है। ठीक है, एक औरत के लिए, जो किसी के लिए भी, आम तंदुरुस्त लोगों के, मेरे और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सबके लिए, इंक्लूडिंग वो खातून जो प्रेगनेंसी के इस प्रोसेस से गुजर रही, आप उसको दें जरा ये, और फिर देखिएगा कि एंड तक उसकी एनर्जी कितनी कमाल रहती। और बच्चा डिलीवर होने के बाद भी ये खिलाई जाए तो वो जो जिससे छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी और फिर उन्हें कहेगी तुसी बैठो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनानी। इतनी कमाल की चीज़ है। लेकिन सर हमें डॉक्टर का डब्बा चाहिए, और डॉक्टर वो डब्बा क्यों लिख रहा है? पैसे कमाने के लिए नहीं, गाड़ी मिली हुई है भाजी, गड्डी मिली हुई है। डॉक्टर साहब आप, और वो जो आपने अभी बात की ना कि सजेरियन होना है और वो मजबूरी है, सर उसमें मजबूरी कोई नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को उठा लें, मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ और ये बड़े अदब से यूं हाथ बांध के कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, या जो हमारे इस वक्त सिपा सालार हैं, यार कोई तो एक बंदा नेकी का एक काम कर, जो जिंदगी यकीन करें आपकी जो है ना वो आपको, आपकी जब तक ये दुनिया रहेगी, आपके जाने के बाद भी लोग आपके लिए हाथ उठा के दुआएं देते रहेंगे। एक डायरेक्टिव जारी कर दो, कोई एक, मेरे इख्तियार में हो मैं अभी कर दूं, मेरे इख्तियार में नहीं है। वो क्या है कि एक डायरेक्टिव हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी हमारे आला क़यादत इनमें से कोई जो कर सकता है वो कर दे कि कल से, अब फैसला आपने देना है अब इस बात का कि अगर ये डायरेक्टिव जारी हो जाता है कि कल से पूरे पाकिस्तान में, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर बच्चा कहीं भी डिलीवर होगा और वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं कौम को कहता हूं खुदा दा ना 25,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं जे दे दो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपया फीस दे दें, ज्यादा नहीं है, दे दें। लेकिन उसी डायरेक्टिव के अंदर यह भी लिखा हो कि अगर डिलीवरी सजेरियन से, ऑपरेशन से होगी और वो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो, मतलब किसी क्लिनिक में हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी मेडिकल सेंटर, अस्पताल, कहीं पे भी हो, दोनों जगहों पे, तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा, उसमें यह लिखा हो कि कल से उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये होगी। आप मुझे बताइए कल से क्या होगा?
सारे करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। कल से नॉर्मल डिलीवरियां शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली। आप भी लेडी डॉक्टर हो तो आप सोचेंगी कि हाय हाय इन्ना खप के 1-1.5 घंटा खप के ते मैनू मिलना की है 5000। ये तो बेहतर है कि नॉर्मल करो, होने दो, नॉर्मल हो जानी है। खुदा की कसम आज भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। अगर ये लोग कोई जमाना नहीं बदला। ये जो हमें सुना जाता है जी वो माएँ नहीं रही, वो खुराकें नहीं रही, वो कुछ नहीं रहा। आज भी खरगोश भी तो इसी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा, नहीं रह रहा। जो फीमेल रैबिट है हर चांद के चांद 12, 14, 16 बच्चे पैदा करती है वो। कितना का खरगोश होता है, कितना का उसका पेट होता है, कितनी की यूट्रस होती होगी उसके अंदर, लेकिन इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर 12, 14, 16 बच्चे हर महीने वो पैदा करती है। और वो मुझे ये बताइए कि वो आगे उसके कोई इंजन लगा हुआ और पीछे वो ट्रेन के पटड़ी डब्बे हैं कोई ऐसे कि वो सारे लाइन में आ रहे हैं? वो भी तो सारे मिक्स इधर उधर उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े। यानी वो जितने बच्चे पैदा कर रही है वो सारे एक लाइन में क्यू में तो नहीं है ना, या वो तस्बीह के दानों की तरह किसी रस्सी के साथ तो नहीं बांधे हुए कि एक आया और बाकी पीछे आ रहे हैं। एक खातून हमारी ने एक बच्चा पैदा करना है और वो नॉर्मल नहीं होने दिया जा रहा। कभी इस नाम पे कि उसके गिर्द एम्ब्लाइकल कॉर्ड नाड़ू लिपटा हुआ है, कभी इस नाम पे कि बेबी पोजीशन में नहीं है, बेबी उल्टा है। ओ या फॉर गॉड सेक वो टाइम तो आने दो, बेबी सीधा हो जाएगा, तुसी नहीं करना, वो हो जाएगा। एक और बड़ी बात है इसके अंदर क्या चीज कि अक्सर ये भी सुनने को मिलता है और मैं इस पे हंसता होता हूँ कि मैंने किसी पेशेंट से पूछा जी आपका सिजेरियन क्यों हुआ, उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने अंदर पोटी कर दी हुई थी, इस वजह से हुआ। मैंने कहा पहले डॉक्टर से ये पूछना था कि डॉक्टर साहब थानू स्मैल कितों आई सी? हाँ। अगर बच्चे ने अंदर पोटी कर दी थी, माँ के पेट में बच्चे ने पोटी कर दी थी, तो फिर डॉक्टर को स्मेल कहाँ से आई थी? अजीब अजीब किस्म की हम चीज़ें निकाल रहे हैं और उस पर जो है ना हमने वो लगा के कौम को हमने पेट काटना है। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक को इस वक्त इस बात को अंडरस्टैंड करना है। फर्ज करें कि मैं मिसाल किसी के देने के बजाय या किसी की बात करने के बजाय मैं अपनी कर लेता हूँ। मेरी मिसेज अगर फर्ज करें किसी डॉक्टर के पास गई और वो कहती हैं कि जी मुझे साइकिल पीरियड्स आने थे, नहीं हुए, तो वो डॉक्टर उसको पूछती है कि आर यू मैरिड? वो कहती है जी यस। वो कहती है ओके, तो आप ऐसा करें कि आप अपना ना यूरिन टेस्ट करवाएं या प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, ब्लड से करा लें, यूरिन से करवा लें। फर्ज करें मेरी मिसेज ने टेस्ट करवाया, वो रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, तो उस डॉक्टर ने कहना है ओके मिसेज जमील कमाल है जी, आप तो प्रेग्नेंट होगी माशाल्लाह, माँ बनने वाली हैं, तो अच्छी बात है। अब आप ये बताएं कि आपकी LMP क्या थी? LMP कहते हैं लास्ट मेंसेस पीरियड, उसकी डेट क्या थी? यानी आपके पीरियड कब आए थे, वो आना पूछ रही है, गौर रखना है ये आपने इस बात पे, आए कब थे। वो फर्ज करें वो कहती है जी पिछले महीने की मुझे 10 तारीख को आए थे, ये जो 10 गुजरी है इसको आने थे, नहीं आए। वो कहते हैं इट्स ओके। आज क्या तारीख है जी? आज 15 है या आज 16 है? वो कहते हैं ओके ठीक है। वो कहते हैं जी आपके 10 को आए थे, 10 को आने थे, नहीं आए तो 1 महीना हो गया, और 10 से आगे आज 16 है तो 6 दिन। वो कहते हैं 1 महीना 6 दिन की आपकी प्रेगनेंसी हो गई। ये कंक्लूड करके बता देते हैं, ये बताया जाता है। और इसी के ऊपर रख के उसने 9 महीने पूरे करके तो एंड पे EDD जिसको हम एंड डिलीवरी डेट कहते हैं वो भी निकाल देनी है। सर यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस बात पे, इसी एक नुक्ते में, और वो मैं नुक्ता कौम को समझाना चाह रहा हूँ। जिसने समझ लिया वो ठीक चल जाएगा, ठीक हो गया। वो नुक्ता क्या है? उसने मेरी मिसेस से उसके आने की डेट पूछी या नहाने की नहीं पूछी। आने और नहाने में कितना फर्क है? 1 वीक ऑलमोस्ट जो साइकिल पीरियड होता है फीमेल्स का ना, वो वही है ना। वो अलग बात है किसी के 2-3 दिन के बाद कम हो गए या हो गए, बट जो साइकिल पीरियड का जो वो है प्रोसेस वो वीक का ही है। उसके बाद 1 वीक जो है वो आपका लगता है जब आपके ओवरीज में फॉलिकल्स बनते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एग की शक्ल इख्तियार करते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद आपका एक एग मैच्योर होके ऊपर राइट या लेफ्ट ओवरी में जहां से भी वो नीचे फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है। जब वो यूट्रस में आता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, उससे पहले अगर एग वहां है ही नहीं तो प्रेगनेंसी किससे होनी है? तो ये 2 वीक जो हैं, अब आप अगर कहते हैं या कोई ये सोचता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मैं कहता हूँ चले 7 और 7 14 दिन, और अगर कोई कहता है नहीं जी हफ्ते में 8 दिन होते हैं तो 8 और 8
16 दिन, यानी 14 से 16 दिन 2 वीक्स जो हैं ये बीच में से हमें कट करने हैं या शामिल ही रखने हैं? कट करने हैं ना। देखें, जो फर्स्ट वीक ऑफ वो है प्रेगनेंसी नहीं, जो आपका पीरियड्स का वो वीक है, उस वीक के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है? रिलेशन ही नहीं होता, मीटिंग ही नहीं होती, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? और उसके बाद एक वीक एग बनने का है, तो उसमें अगर मीटिंग्स हो भी जाएं उस कपल्स की, तो उसमें उसकी जो है वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। तो ये 2 वीक आपका डॉक्टर जो है वो कौम को यहाँ पे एक जो है ना वो चूना लगा रहा है, वो बीच में रख के इसी पे ईडीडी एंड डिलीवरी निकाल देता है। फिर अगर मेरे जैसे कि किसी ने बात सुनी हो कि नहीं जी पेन आएंगी और पेन आने तक इंतजार कीजिए, डॉक्टर आपको ये दिन बीच में रख के बुला रहा है, तो इसका मतलब है वो आपको 15 दिन या 14 दिन या 16 दिन एडवांस बुला रहा है। तो मुझे ये बताइए कि मेरे कहने पे भी अगर कोई रुक जाए तो एक दिन डॉक्टर रुकेगा, एक रात रुकेगा, और उसके बाद अगले दिन पता है क्या कहते हैं, ओए बीबी ओ भाई चुको अपनी एनू लै जाओ, अगर बाद में हम नहीं लेंगे, बाद में हम ना लेंगे केस ना, हम जिम्मेदार होंगे, ये हो ही नहीं रहा, पेन आ नहीं रही, क्या करें? और भाई आपने 15 दिन पहले बुलाया हुआ उसको, पेन कहां से आ जाएंगी? अच्छा, एक और भी चीज देखनी है। फर्ज करें कि उसने, मेरी मिसेज ने वो 15 दिन जो थे वो भी वेट कर लिया, या डॉक्टर को उसको निकालना चाहिए ना बीच में से, वो कहे कि जी इनमें तो हो ही नहीं सकती थी, तो इससे आगे चल के जाके होना है। तो इसका मतलब है उसके बाद फिर मुझे भी तो देखना है ना, या मेरी मिसेस को देखना है कि फर्ज करें जी कि वो सोचे कि अच्छा ठीक है जी ये 15 दिन तो गए, बीच में से 14-16 दिन निकल गए, उसके बाद अगर मैं लाहौर में नहीं था, मैं अपने घर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद किसी काम से गया हुआ था, तो अगर मैं 5-7 दिन वहां था, 5-7 दिन के बाद मैं वापस आया हूं, तो वो 5-7 दिन भी तो मैंने, मेरी मिसेज ने मिलकर या बताना या समझाना या गौर करना है, वो भी हमें माइनस करने या नहीं करने। तो वो इसका मतलब 5-6 दिन और आगे गए या एक वीक और आगे गया, तो इसका मतलब है फिर 14 दिन नहीं 21 दिन और आपकी डिलीवरी लेट आएगी, डिलीवरी लेट आएगी। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, मैंने कोई व्हाट्सएप तो नहीं किया ना, वहां से कोई ब्लूटूथ कर दिया कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, मेरे आने पे होनी है। तो ये चीजें हमें गौर करनी है, वरना डॉक्टर इसी का फायदा उठा रहा है, और पेन, लेबर पेन कब आएंगी, जब आनी है, वो मेरे अल्लाह को ज्यादा बेहतर पता है जब आनी है। और ना चाहते भी लोगों को सी सेक्शन की तरफ इस तरीके से राग़िब किया जाता है। ये बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है, मैं अगर देखूं कि बारीकी के साथ आपने इस सवाल को या इस केस की नोयत को एक्सपोज किया है, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा गौर व फिक्र करें। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इसके ऊपर इस तरीके से किसी ने बात की, स्पेशली अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो चाहते ही नहीं कि उनकी दुकान बंद हो। देखिए ना, अगर एक बंदे को MBBS बनाने के लिए अब पेरेंट्स का खर्चा अगर इस वक्त 1-1.5-2 करोड़ तक भी होता है, तो मुझे ये बताइए जो ये बन के निकलेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको तो सबसे पहले अपना पैसा चाहिए जो मेरा लग गया, जो मैंने इन्वेस्ट किया, उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया। एक डॉक्टर बनता है, सारा पैसा उस पर लगता है, और बाकी फैमिली के बच्चे जो कि सही ना भी पढ़ रहे हो, ना तो वजह दे रहे हो, तो वो फिर माँ बाप को कहते हैं जी सारा पैसा आपने उस पर लगा दिया, सारा पैसा इसको डॉक्टर बनाया, हमें कुछ नहीं लगाया, ना हमें कुछ दिया, हमको बिजनेस करते ना कुछ हमारी तरफ तो वजह दी। तो वो उसको, उस डॉक्टर को भी सुननी पड़ती है। फिर वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार इतनी जल्दी में पैसे कहाँ से आएंगे, एक ही हल है, वो यार जो हमारा फलाना दोस्त नहीं वही डॉक्टर वही थी यार, वो कमाल है, एक बारी फलानी डॉक्टर रबीना थी, वो यार उनके पास तो बड़ा पैसा आ गया यार, वो कमाल हो गया, हम उधर ही बैठे हैं। वो कहते हैं अच्छा क्या किया, कहते हैं यार वो सिजेरियन करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, पैसे ने। वो कहता चल फिर मैं भी वाल सेक लेना, फिर वो भी ट्रेनिंग लेता है, और उसके बाद वो कहता है 50,000 रुपया भी अगर एक सी सेक्शन में मुझे सीधा मेरी बचत हो, डॉक्टर सोचता है। तो वो कहता है चलें इट्स ओके, कहना है कोई 100 सी सेक्शन कर दो, तो सोचें फिर कितना पैसा बनता है, तो कहते हैं 50-60 लाख रुपए आ जाएगा इजीली। और उसके बाद वो फिर पता है क्या करते हैं, वो जिस हॉस्पिटल में है वहाँ भी सी सेक्शन, और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट मेडिकल सेंटर, क्लिनिक तक, अब तो दाइयों तक चले गए हुए ये। उनको कहते हैं ओ अम्मा छड्डो परा तुहाडे को की होना है, तुसी मनु बुलाओ, मैं तुहाडे इत्थे आगे कर देंगा। तो वो LHV और इन सारी जगहों पे उनके जो है ना वो मंथलियाँ और सारा कुछ तय है, तेनू किन्ने तो मेरे किन्ने, तो बस इसी काम में सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अक्सर ये बात होती है कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये मिथ है क्या है, आपकी एक्सपर्टीज इस हवाले से क्या कहती है कि
अगर खाने के बाद पानी देखिए पीना चाहिए तो क्या है? मैं कहता हूँ कि एक उस्ताद का इंतखाब करें, एक उस्ताद का, एक टीचर का। और वो पता है कौन सा टीचर है? क्या? वो नेचर है, नेचर, फितरत है। एक उस्ताद का इंतखाब करें और वो नेचर है, फितरत है, उससे सीखें। अब मुझे बताइए, जानवर जब चारा खा रहे होते हैं पानी पीते हैं? परिंदे खाना खा रहे होते हैं पानी पीते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हमें जब हम खाना खाने बैठें तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी गर्म करके थोड़ा सा चुस्कियों वाला पानी आधा घंटा पहले पी लें, खाना एनफ, खाने से आधा घंटा आधा पहले। घंटा पहले। उसके बाद खाना खाएं। और खाने के दरमियान में अगर आपको कोई लुकमा अटक रहा है या कोई मिर्ची लग रही, कोई उथू आ गया, तो आप जस्ट एक छोटा सा सिप, पानी का हाफ पी लें। सिप इस तरह को पानी आप सिर्फ वो ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन वो ज़रूरत ज़्यादा नहीं कर लेनी, जितने मिनिमम उसमें लिया जा सकता है वो कर लें। उसके बाद खाने के आखिर पे पानी मत पिएं। उसके बाद कम से कम 1 घंटा जो है वो आप उसको छोड़ दें और 1 घंटे बाद आप गर्म पानी पी लें। आपका डाइजेशन कमाल का रहेगा, खुराक सही हजम होगी, जुज़्वे बदन बनेंगे। अगर आपने पानी ज़्यादा पिया तो आपके मैदे में जो है वो एसाबीपन ज़्यादा पैदा हो जाएगा, फिर आपका खाना देर तक पड़ा रहेगा और देर तक हजम होगा। जैसे ही जितना देर से हजम होगा उतने ही आपके लिए मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे, उतना ही खुराक आपकी पड़ी हुई वहाँ पे बासी होगी, तफन वाली हो जाएगी। फिर आप अपनी बॉडी को आगे क्या दे रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा। बाकी ये कहना वो फलां ये कहता है, एक वक्त आया किसी ने कहा जी सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना बहुत अच्छा है, वो भी गलत था। सुबह उठें, 1 गिलास पानी आप गर्म करें। मैं इस पब्लिक को बहुत कुछ ये सिखा चुका हूँ और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को सीख कर इस पर अमल करके, मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस हैं व्हाट्सएप में कि कितनी दुआएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी आपने कहा कि सुबह उठें, जैसे ही उठें बेड से, अगर वॉशरूम जाने की हाजत है वॉशरूम चले जाएं, और अगर नहीं है तो सबसे पहला काम उठते ही ज़मीन पर आप उकड़ू बैठें, उसमें पोजीशन में आप अपने पाँव पे बैठ जाएं, जिस तरह हम WC पे बैठते हैं, जिस तरह कभी हम पाकिस्तानी जो है वो खेतों में टॉयलेट करने जाते थे, उस पोजीशन में बैठ जाएं। 1 गिलास गर्म पानी लें, 5 मिनट आप अपने पाँव पे ज़मीन पे बैठ जाएं। 5 मिनट कम से कम ज़रूर पूरे करने हैं, 6-7 हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन 4:45 ना हो। और 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको चुस्कियाँ लेकर उसको सिप सिप करके पिएं और 5 मिनट पाँव पे बैठे रहें। उसके बाद उठें और फिर जो काम करने करें। आप 1 हफ्ता खुद करके देखें, 1 हफ्ता सिर्फ, आपको फ़र्क जो नज़र आएगा आपने खुद बताना है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा। आप कहेंगे मेरे अगर कॉन्स्टिपेशनल इश्यूज़ थे वो हल हो गए। आप कहेंगे मेरे गैसेज होती थी, ब्लोटिंग होती थी, मेरी हल हो गई। लोग इस वक्त कब्ज़ के अंदर इस कदर फंसे हुए हैं, इस कदर उनको मसाइल हैं कि वो मानुल्लाह कह गया कि एक स्टेज ड्रामे में उसने कहा था कि ये बंदा जो है ना, उस एक ने कहा कि ये सुबह सुबह जो है ना ये रात को नान बड़े खाता है। स्टेज आर्टिस्ट ने एक दूसरे को जुगत मारते हैं, तो एक ने कहा ये नान बड़े खाता है, तो उधर मानुल्लाह खड़ा था, उन्होंने कहा अच्छा फिर सवेरे जो उठता है ना तो उदों कहता है या अल्लाह या नान काट ला या जान काट ला। तो इस कौम की ना सुबह जान निकल रही होती है लेकिन रात को नान छड़ना नहीं, ये जरूर खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मैदा की बनी कोई चीज चखी भी नहीं है। सबसे ज्यादा जौ की रोटी, जौ का दलिया, उसके बाद कभी कभार गंदम की रोटी। और अल्लाह ने कुरान में उसका फैसला दिया, सूरह रहमान है, वल हब्बो जुल असफे वर रेहान फबैयला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वल हब्बो का मैंने है कि और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर भूसा फाइबर हो। तो हम तो फाइबर वाली चीज ले ही नहीं रहे। हम तो सुबह उठते हैं, कौम उम्मत क्या कर रही है इस वक्त, सुबह उठती है, नान किसके बने हुए, मैदे के, पूड़ियां किसकी, मैदे की, ठीक है। उसके बाद डबल रोटी, मैदे की, डबल रोटी कैंसर काज भी कर रही है, ठीक है। लोग इसके इसी और उसके अलावा जितनी बेकरी आइटम्स हैं वो सारी की सारी आपकी मैदे की। तो फिर क्या हालात होने इनके, डेफिनेटली वर्स्ट ही होंगे सेहत के हवाले से। गाड़ी में पूरी टैंक फुल करवा के आप, अगर आपका 40 लीटर का टैंक है तो आप उसमें 40 लीटर पेट्रोल डलवाएं। मैं कहता हूं आधा लीटर छोड़ दें, आधा लीटर पानी डाल दें, कभी भी नहीं चलेगा। आधा लीटर उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, वो नहीं छेड़खानी कर सकते हम। और यहां क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे नहीं है, हाँ हाँ मंगवा लो, जम्बू साइज मंगवाओ,
और मंगवाओ भाई, मैं कब कहता हूँ ना मंगवाओ, मंगवाओ। क्लिनिक बाद रहणगे, वो हस्पताल वसदे रहणगे, भाग लगे रहणगे। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी इस वक्त जितना प्रॉब्लम आपका किडनी फेलियर पे कर रही है, आपकी सोच नहीं होगी उस लेवल तक। और लोग इसको धड़ाधड़ पीते हैं। हाँ पीते हैं। इवन कि वो कहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक अपने खाने के साथ, बिरयानी के साथ ना रखें, पिज़्ज़े के साथ ना रखें, तो खाना जो है हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो ये भी लोगों के अंदर एक बड़ी ये चीज़ चल रही है, और इनको पता नहीं है कि वो इनफैक्ट जो है वो किडनी जहर खा फेलियर जब होता है ना, हाँ। जब मेरे पास केसेस आते हैं, फिर कहते हैं ना ये इलाज बड़ा महंगा है, दवाई महंगी, फलां क्या करें। मैं कह जब आप कोक पीते थे तो उस वक्त आपकी फैक्ट्रियां चलती थी, या उस वक्त आपके कौन सा बिजनेस एम्पायर खड़े थे आपके, या कौन सी आपकी बैंक बैलेंस उस वक्त बहुत ज्यादा था कि आप उस वक्त बड़ी फरावानी थी दौलत की। एक लड़का, मैं एक दफ़ा कहीं से गुजर रहा था, मैंने टर्न लिया तो मुझे एक लड़का नज़र आया, यंग जो है ना, वो स्ट्रिंग पी रहा। मैंने यस, मैंने गाड़ी रोकी एक साइड पे, मेरे पास जगह वहाँ पे ऐसी थी, मैंने फ़ौरन रोकी और नीचे उतरा, और मैं उसी तरह वापस आके उसके करीब आके मैं कहा अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैं कहा बेटा 2-4 फैक्ट्रियाँ हैं आपकी? कहते हैं फैक्ट्रियाँ? मैं क्या, हाँ फैक्ट्रियाँ नहीं होती। कहता हाँ। मैं क्या आपकी हैं कोई, या आपके अब्बा जान की? कहता नहीं। मैं क्या अच्छा। मैं क्या आपके कोई बैंक बैलेंस ऐसा हो कि करोड़ों रुपए आपके अब्बा के दादा के कहीं से अकाउंट में पड़े छड़े हों, बैकअप में हो? कहता नहीं कोई नहीं। मैं क्या अच्छा चलो, कोई ज़मीन जायदाद आपकी, कोई 2-4 पिंड शिंड आपके हों, कोई कई के एकड़ ज़मीन आपकी हो, आपको कोई पिंड के चौधरी वडेरे हों? कहता है नहीं भाई तुसी क्यों पूछ रहे हो मेरे को, तो इंज करके कहंदा भाई थल्ले देखो जुत्ती टुट्टी मैं पाई हुई है चप्पल, ते मैं तो भाई नौकरी लभदा फिरदा। तो मैं क्या बेटा ये जो स्टिंग पी रहा है, जोरदार झटका जड़ा लगे। मैं क्या ये जो पी रहा है, ये मैंने तो इसलिए पूछा है कि शायद ये जिस तरह तू पी रहा है। मैं क्या कितने की है? कहता 60 रुपए की। सस्ती। मैं क्या वेरी गुड। तो मैंने कहा ये जो पी रहा है, अगर तेरे पास ये सब कुछ नहीं है तो इसको पीना छोड़ दे। कहता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैं क्या भाईजान ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ जी। उन्हें इधर एक साइड पे ना कोई वो वॉल सी, दीवार सी थी, उसके ऊपर उसने रख दी। उसने रखी तो मैं जिधर से आया था मैंने उधर वापस जाना था, उधर की बजाय मैं इधर को चला गया। मैं इधर थोड़ा सा आगे गया, आगे जाके मैं यूं मुड़ा, टर्न ली, और टर्न लेके मैं ऐसे करके रुका सिर्फ इतना, और फिर मैं ऐसे सीधा हुआ तो वो उठा रहा था। मैं फिर पीछे से आया, मैं क्या तू इनू जारी रख, तू ना छड़, ते ए मेरा कार्ड भी रख। अगर 1 साल के बाद जो तेरे गुरदे 1 साल के अंदर अंदर किधरे खराब होन, क्रेटिनिन यूरिया वधे, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਹੈ और तू पींदा रहे, तू छड़नी नहीं। मैं क्या तूने पहले रख दी थी तो मैंने समझा शायद तुम इंसान बन गए, लेकिन मैंने कहना भाई ना मैं जो मेरी नज़र पई है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, मैं क्या नहीं यार अद्धी नालों बहुत ही है। मैं ज़ाया नहीं करनी। मैं क्या तू पुत्र गुरदे ज़ाया करने ने, और जदन तूनू किसी डॉक्टर ने आख्या कि ਇਹਦੇ ਤੇ 12-14-15 ਹਜ਼ਾਰ या 10-15 ਹਜ਼ਾਰ रुपया तेरा एक दफ़ा डायलिसिस का खर्चा है, मैं क्या उस दिन तेनू मैं याद आवांगा। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कल हमारा एक बड़ा नन्हा मासूम सा हीरो उमर शाह, उसकी मौत हुई है, और वो कहते हैं कि एस्पिरेशन वॉमिटिंग, यानी कि सांस की नाली में जो है उल्टी चली गई है। ये क्या चीज़ है और हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें अपने बच्चों को उनकी सेहत और उसके मुतल्लिका खुराक और खाने पीने की चीज़ों पे माओं को ख्याल करना है कि हम क्या दें और क्या ना दें। उसके लिए बहुत सारी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं, उनमें से देखा जा सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जितना फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, सर जो 9 दौलतियाँ ना जिनको अचानक में पैसा आता है, जितने भी जहाँ भी हैं, ये ऐसे निकलते हैं सीधा वो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, और ये समझते हैं कि पता नहीं ये इन जगहों पे जाने से हमारा वो शो होगा किसी को कि असं अमीर हो गए। एक रोब दबदबा लगे। दूसरी बात ये है कि टाइम जो है ना, टाइम एज मेडिसन, उसको देखना है कि हमने किस वक्त कब लेना है और कब नहीं लेना। इन चीज़ों को भी देखिए। सुबह 9 बजे, 8:30, 9 बजे, 9, 9:30 बजे तक नाश्ता करें, और शाम को 5, 5:30 बजे तक आप खा चुके हों। दोपहर का नहीं, रात का खाना, रात का शाम का। अब यहाँ जो वॉमिट वाली बात है ना, देखें अक्सरियत मैं इस बात को समझता हूँ और आप भी इस बात को
तायद करेंगे कि ये बात ठीक है कि जब कोई बच्चा या बड़ा कोई भी वॉमिट करने लगता है ना, तो अक्सर माएँ पता है क्या कहती हैं, वो मेरी जान रोको 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 रोको, भागो भागो भागो, किधर जाना है, वो बाथरूम में, उधर उधर वॉशरूम, गो टू वॉशरूम, गो टू वॉशरूम। वो यार उसको उल्टी आई है, कर लेने दे। वो कहते हैं कि नहीं, इधर बेडशीट खराब हो जाएगी, मेरा कारपेट खराब होगा, कुछ भी ऐसे सीन अक्सर घरों में ये चलते हैं। या वो फटाफट पकड़ के ना कर रहा है बच्चा, तो वो उसके मुंह के आगे हाथ रख के भागते हैं। ओ भाई इसको आने दो, इसके आगे हाथ रखोगे तो ये बैक जाएगी, सांस की नाली। अच्छा, फिर अगर बच्चा कर रहा है तो आप उसको रुकू की, जैसे हम नमाज में रुकू की हालत में होते हैं, उस रुकू की हालत में थोड़ा सा करके उसके बैक पे ये कंधे बैक से पकड़ के उसके ये शोल्डर को दबाओ, थोड़ा थोड़ा उसको दबाएं, मसल कर, और उसके बाद बैक पे जो हमारे वो है उस जगह पे आप उसे ऐसे करके उसको मसलें भी। ठीक है। अक्सर ये होता है कि बच्चा या बड़ा कोई भी कर रहा हो तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह किसी की भी डेथ या कोई इस तरह की किसी के लिए भी कोई मसला आइंदा ना बने। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको खुल के कर लेने दें। अगर उस कर रहा है या अभी उसको और आ रही है, जब तक वो खुद नहीं उठता या कुछ, आप उसको जरा कर लेने दें। अब ये होता है कि नहीं नहीं तो अच्छा तुम सीधी हो जाओ, चलो तुम कुली करो, ये थोड़ा सा पानी पियो वगैरह वगैरह। इतनी देर में अगर दोबारा और आ गई या जो आ रही थी वो अभी पूरी नहीं निकली और मुंह में थी और आप उसको सीधा कर रहे हैं, तो वो वापस आपके गले में वापस जाएगी। तो नीचे दो नालियां, सांस की नाली और खुराक की नाली। खुराक की नाली में गई तो इतना इशू नहीं है, सांस की नाली में चलेगी। यहाँ पे आपके वो जो लगा हुआ है ना, जो उसको रोकता और प्रोसेस करवाता है, वो अगर आपका थोड़ा सा उसका जो है वो कोऑर्डिनेशन जरा सी रॉन्ग हो गई, सांस की नाली में बैरियर आ गया, अगर आप ये देखें कि जरा सा पानी का आधा का कतरा भी, अगर ये कतरा भी टाइप हल्का सा उसमें लग जाए ना, तो आपको उठू इस कदर शदीद लगता है कि आप खांस खांस के आगे बाहर आती, और वो आपका सिस्टम चाहता है कि ये अंदर ना जाए, कुछ ना हो, ये निकल जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वॉमिट बैक करते हुए अगर पीछे को गई और वो अगर चली गई सांस की नाली में, तो फिर वो जानलेवा साबित होगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस बच्चे को जो है वो इसके अगले दर्जात बुलंद फरमाए, इसके लिए आसानियाँ फरमाए, इनके वालिदैन के लिए आसानियाँ फरमाए। बड़ा प्यारा बच्चा और बड़ा लिटिल चाइल्ड, एक स्टार टाइप बनना और इस लेवल तक आना आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक मिसहैप हुआ, जैसे भी हुआ, बाकी पेरेंट्स के लिए है या बड़ों के लिए है कि अपने बच्चों का और उन चीज़ों का ख्याल रखें। बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ें खिला रहे होते हैं, बच्चा नहीं खा रहा, माँ मुंह में ज़बरदस्ती दे के कहती ऊपर कर खा, अब वो खाते हुए बच्चा नहीं निगल रहा या निगलते हुए थोड़ा सा भी इधर उधर कोई मसला हो गया, तब भी इश्यूज हो सकते हैं। वो मिसहैप उनके लिए हो सकता है, किसी के लिए कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो उस पॉइंट से भी ठीक है। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगी, और मैं समझती हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे पता होगा कि HPV वैक्सीन के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि स्कूलों में बच्चियों को लगाई जा रही है, लेकिन वालिदैन जो है अक्सर ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हमारी बच्चियों में शायद आइंदा कोई बाजपन की भी शिकायत हो सकती हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि बायोलॉजिकल वार जो है ना दुनिया में, वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से है। जब हमने किसी दौर में कहा था कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात हुई थी, तो उस वक़्त भी हमने कुछ बातें ऐसी की, कुछ चीज़ें दी थी, तो उस वक़्त भी लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। लेकिन आपने देखा वक्त ने बाद में साबित किया कि लोग खड़े खड़े, एक प्रोफेसर खड़ा है और वो खड़ा खड़ा ऐसे गिरता है, क्यों? अचानक से सडन डेथ्स क्यों हो रही हैं? एक और चीज़ है, वो अलमिया हमारा। एक और चीज़ है कि एक प्रोफेसर डॉक्टर बैडन बी जॉन्स हैं, कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी के थे। वो किसी दौर में कैंसर पे उनकी बड़ी रिसर्च है। वो कहते हैं, वो अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल में लिख चुके हैं कि जिन मुल्कों में एडवांस वैक्सीन करवाने का रवाज ज़्यादा है या आम है, उन्हीं खित्तों में, उन्हीं मुल्कों में कैंसर की शरह भी ज़्यादा होती है। फर्ज करें कि एक वैक्सीन आपकी बॉडी में दी गई, वो उस वैक्सीन का काम क्या होता है कि वो एक ऐसी फोर्स है, फर्ज करें कि वो मुझे लगा दी गई, तो मेरी बॉडी में एक ऐसी फोर्स भेजी गई है कि अगर कल को इधर से मेरे ऊपर कहीं कैंसर ने अटैक करना है, तो ये फोर्स उसकी तरह का मिलता जुलता सिमिलर एक चीज होती है।
अगर तो मेरे ऊपर किसी ने कैंसर ने अटैक किया तो ये जो फोर्स मेरे अंदर पहले से एडवांस रखी गई है ये इसके साथ मुकाबला करेगी, इसको पहचान भी लेगी, मुकाबला भी करेगी और इसको खत्म कर देगी, इसको भी खत्म करेगी, खुद भी खत्म हो जाएगी और आप सेफेस्ट हैं। ये थ्योरी है जो किसी भी वैक्सीन के बारे में। लेकिन फर्ज करें कि कैंसर ने अटैक किया ही नहीं और ये बॉडी के अंदर पड़ी इंतजार करती रही कोई अटैक आएगा तो मैंने उसको डिफेंस करना है। अगर ये आया ही नहीं और ये इंतजार करते करते इसका एक्सपायर टाइम आ गया तो वो बॉडी के अंदर तो ये आपकी बॉडी में उस जैसी बीमारी की इलामात पैदा कर देंगी जो फिर किसी को समझ भी नहीं आएगी जल्दी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, मेरे और आपके नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस, एक दुआ जो है वो सहाबा को दी थी और वो दुआ ये थी। मेरे पास सारा दिन में बेशुमार कैंसर के, हेपेटाइटिस के, लिवर के, किडनीज के बेशुमार किस्म के पेशेंट्स मुख्तलिफ कैंसर के, मुख्तलिफ बीमारियों के आते हैं। मैंने जब से वो दुआ पढ़ी, मेरी नज़र से वो हदीस वो गुजरी तो मैं उस वक्त से ये दुआ पढ़ता हूँ। मैं हर पेशेंट को देख के पढ़ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा या फरमाया कि कुछ लोग हमारे नमाजी मस्जिद में नहीं आते ना, बीच में कोई एक आध बीच में छुट्टी कर लेता है, गायब हो जाता है, नहीं आता, तो क्या वजह है भाई? आप पता किया करें कि आपके जो मुसलमान भाई फलां फलां ये जो नहीं आते या नहीं आया बीच में से, तो इसका पता किया करो, बीमार तो नहीं है, कहीं सफ़र पे गया है, कोई खैर खैरियत उसकी दरियाफ्त करो, कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं उसको। फिर तीमारदारी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि तीमारदारी के लिए जाया करो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जाते तीमारदारी के लिए। तो आपने फरमाया कि जब भी आप किसी मुसलमान भाई को किसी बीमारी में, किसी दुख तकलीफ परेशानी में, किसी नागयानी आफत में, मुसीबत में देखो तो आप ये दुआ पढ़ लिया करो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस दुआ का क्या फ़ायदा होगा? आपने फरमाया इस दुआ से वो जो है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, उनके लिए आसानियाँ तो हो गई, हम जाएंगे, जाकर उसके लिए करेंगे, जाकर मिलेंगे और तीमारदारी भी करेंगे, फिर उसके लिए दुआ भी पढ़ेंगे, उसको तो फ़ायदा होगा, ठीक है, हमें क्या फ़ायदा होगा या हमें इससे क्या कोई सवाब मिलेगा, कोई अजर मिलेगा, कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी भी बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, नागानी आफत, मुसीबत में किसी को भी देखें तो ये दुआ पढ़ लिया करें, क़यामत तक या पूरी ज़िंदगी जितनी भी आपकी, आप इससे महफूज कर दिए जाओगे। ये है मदनी वैक्सीन। वो दुआ क्या थी? वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अब ये पढ़ लें, ठीक है। मुझे 32 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 32 साल में आज तक मैंने ग्लव्स पहन के पेशेंट नहीं देखा, 32 साल में मैं कभी मास्क पहन के पेशेंट नहीं देखा। मैं कोविड के दौरान भी उसी तरह ही रहा। मैं कोविड के दौरान जो डॉक्टरों ने हेलमेट पहने और इतने लंबे लंबे चोले और अजीब किस्म के लिबास पहना दिए गए, मैंने नहीं पहना, मैंने उसी तरह पेशेंट देखे। मेरे सारे टेस्ट करा लें, जो टेस्ट कराने किसी ने कोई भी करा ले। इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी एक बुजुर्ग जय्यद उलमा गुजरे हैं, कुरान का तर्जुमा तफसीर भी की है। उनकी एक दफ़ा उनको एक हल्का सा चक्कर आया तो जो उनके मोतक़िद थे, जो उनके शागिर्द थे, वो उठा कर किसी अस्पताल ले गए। वहाँ हर शोबे का डॉक्टर आता था और वो उनको चेक करता था और चला जाता था और साथ कुछ टेस्ट लिख देता था और वो कहता था ये शायद मेरा केस नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो करवा लें तो, लेकिन ये टेस्ट, ये केस फलां का है। फिर वो आता, वो कहता था नहीं केस फलां का, यानी मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट आए, देख दूख के चले गए, हर एक ने मुख्तलिफ टेस्ट लिखे, करवाए भी गए। इमाम अहमद रज़ा खां साहब के बारे में है कि वो बैठे हुए वहाँ पे हंसते थे, मुस्कुराते थे। किसी ने पूछा क्या आप हंसते क्यों हैं, मुस्कुरा क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा जी बाद में बताएंगे। अगले दिन जब वो डॉक्टर जो आए, जो एक दिन पहले चेक करके गए थे, वो दोबारा अगेन आए। हर डॉक्टर आए और अपने शोबे से रिलेटेड, यानी जो लंग्स वाला आया वो लंग्स की चेक करके तो टेस्ट वेस्ट लिख गया, किडनी वाला जो भी अपने अपने एक्सपर्टीज वाले से। उन्होंने क्या, जब अगले दिन वो आए तो अपना अपना साथ टेस्ट लेकर आए और वो देखें तो वो कहें कि हजरत जी आपके तो टेस्टों में कुछ नहीं। दूसरा आया, हजरत जी टेस्टों में कुछ नहीं। वो सारे बारी बारी आए और अभी उधर ही खड़े थे, वो 8-10 डॉक्टर का मजमा लगा होगा, तो उन्होंने कहा जनाब के आपको कुछ भी नहीं। एक उनमें डॉक्टर को ऐसा था जो
ये सोच रहा था कि ये कल भी मुस्कुरा रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत जी एक बात बताइए, बाबा जी तुसी कल भी हੱਸਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, वजह की है? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ये ਹੈ। किਵੇਂ हो सकता ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ हम्म, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, हम्म, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਹ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਦੁਆ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਗਾਨੀ ਆਫਤ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ महफूज ਹਾਂ ਆਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ और एक और चीज़ है, ये जो हमारे हमारे खुले दुश्मन हैं, ये मेरे और आपके बच्चों के, ये मेरे और आपके बच्चों के खैर खा कैसे हो सकते हैं। इसी पे हम इस बात को क्लोज करते खत्म कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, और डेफिनेटली बड़ा एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा हमारा, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बताया हमारे प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक वो पहुँचे एक पॉजिटिव मैसेज की सूरत में। तो नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर जमील महरवी हमारे साथ थे, और माशाल्लाह से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और उनकी हमेशा से यही कोशिश है। मैं ये समझती हूँ कि एक डॉक्टर जो है वो किस तरीके से इतनी क्रिटिकल थॉट्स को लेके आता है, और वो चाहते हैं कि वो दुनिया के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, मेडिसिन से निकल कर आप नेचर की तरफ आएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, नेचर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज के दौर में सेहत पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि डॉक्टर साहब ने ये चीज़ बताई कि इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने घर से शुरू करें, अपने घर से ये चीज़ें लेकर चलें, तो डेफ़िनेटली आप अपनी भी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, और अपने साथ-साथ दूसरों की भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।